3-4 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे थे इसके। अब स्टार्ट कर दें दोबारा से। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी नए चैनल भी बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। और इसी वीक में सारे एपिसोड में देता रहूँगा अल्टरनेट करके। एक नया एपिसोड आपको डेली मिल जाएगा किसी न किसी सीरीज़ का। और आज सारे सीरीज़ के अपलोड कर दूंगा मैं इस एपिसोड। और बाकी मैं 3-4 दिन से था नहीं, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे एपिसोड। अब आएंगे डेली पहले की तरह। और आज सारे सीरीज़ के एपिसोड अपलोडिंग हो जाएगी। मिलीनियर मैन मैजिकल योद्धा और मिस्टीरियस मैन गंगा दोनों के एपिसोड रेगुलर फ्री में एक एपिसोड अपलोड होगा। आज भी आएगा। इस टाइम मेंटेनेंस वर्क है, इसी वजह से हो सकता है अवेलेबल ना हो पाए कुछ एपिसोड्स। मैक्सिमम एपिसोड हम लोग अपलोड कर दिया करेंगे। और मिस्टीरियस मैन गंगा के 2 डेली एपिसोड आते हैं मेंबरशिप में। ये ऐसे ही आते रहेंगे। हो सकता है आज एक एपिसोड ही आए मेंबरशिप में, ऑलरेडी से अपलोड कर दिया था कल। ऐसे ही हम लोग हमेशा अपलोड करते रहते हैं। उस हालत में इन चाहे जो भी उपाय कर ले उसे रोक नहीं पाएगा। वह पूरे संसार में इन के लोगों का पीछा करेगा और एक एक करके सबको मार डालेगा और इस युद्ध में अंतिम जीत उसी की होगी। इसीलिए उसके लिए दोनों नक्शे ही असली कुंजी थे। उसने शिवम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पूरे वेग से नक्शों की ओर बढ़ गया। शिवम का हाव भाव भी बदल गया। उसे भी साफ समझ आ रहा था कि दोनों नक्शे ही निर्णायक हैं। अगर कोगर ने दोनों नक्शे पा लिए तो चाहे वह बाकी सभी डीमंस को मार भी दे, सब व्यर्थ होगा। इसी कारण शिवम ने भी पहाड़ की चोटी की ओर दूसरी दिशा से दौड़ लगाए। कोगर अपनी कच्ची ताकत पर निर्भर था, सीधे, बेकाबू और बेहद तेज। वहीं शिवम की शारीरिक गति और भी अधिक थी और अपनी युद्ध शक्ति के साथ मिलकर वह कोगर से जरा भी धीमा नहीं था। दोनों अलग अलग दिशाओं से पहाड़ की चोटी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पहाड़ के नीचे डेमन और इन की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। संख्या और गुणवत्ता दोनों मामलों में डेमन पक्ष को बढ़त थी। शीर्ष स्तर की युद्ध शक्ति में भी इन कमजोर था। लेकिन शिवम द्वारा लगातार 2 शीर्ष डेमन को मार गिराने से शीर्ष स्तर पर इन को पल भर के लिए बढ़त मिल गई थी। इस स्तर पर इन अब डेमन से एक कदम आगे हो गया था। इसी कारण भले ही इन के लोग संख्या में कम थे, लेकिन कुछ समय की लड़ाई के बाद वे न केवल टिके हुए थे बल्कि धीरे धीरे बढ़त भी बना रहे थे। युद्ध के दौरान डेमन और इन दोनों की निगाहें बार बार कोगर और शिवम पर टिक जाती थीं। वो लड़का कोगर से टोकन्स के लिए भिड़ना चाहता है, सीधा मौत को न्योता दे रहा है। कोगर ही दोनों नक्शे पाएगा और इन की हार तय है। कई डेमन अपने मन में यही सोच रहे थे। वहीं इन के लोग मन ही मन दुआ कर रहे थे कि शिवम नक्शा हासिल कर ले। कम से कम इन वाला नक्शा भी मिल जाए तो उम्मीद बनी रह सकती थी। लड़ते हुए भी सबकी नज़र उन 2 आकृतियों पर थी जो पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही थीं, क्योंकि यही दोनों इस पूरे युद्ध के परिणाम को तय करने वाले थे। कोगर और शिवम लगातार आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, रॉक मॉन्स्टर्स की संख्या और भी बढ़ती जा रही थी। शिवम ने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक को पूरी ताकत से चलाया। उसका शरीर भूत की तरह हल्का हो गया, जैसे हवा की एक झोंका हो। वह बार बार चमकता और हर एक रॉक मॉन्स्टर के हमले से बचता चला जाता। लेकिन रॉक मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे और वे मृत्यु से डरने वाले नहीं थे। गर्जना एक डेमन आकृति वाला रॉक मॉन्स्टर आगे बढ़ा और पत्थर का विशाल घूंसा शिवम की ओर दे मारा। शिवम ने भी घूंसा चलाया और दोनों टकरा गए। एक जोरदार धमाके के साथ रॉक मॉन्स्टर उड़कर पीछे जा गिरा और उसके साथ पीछे खड़े कई और रॉक मॉन्स्टर्स भी बिखर गए। वाकई बहुत सख्त हैं, शिवम ने बुदबुदाया। उसकी मौजूदा शक्ति से साधारण डिवाइन एम्परर के 9वें स्तर का योद्धा भी एक घूंसे में चिथड़े चिथड़े हो जाता। लेकिन ये रॉक मॉन्स्टर सिर्फ पीछे उछला था। उसके पत्थर के घूंसे पर बस कुछ दरारें आई थी, वह फटा नहीं था। हालांकि इतना ही काफी था। शिवम ने झट से छलांग लगाई, उन्हें पार किया और आगे बढ़ता रहा। इस तरह अपनी जबरदस्त युद्ध शक्ति और गति के सहारे शिवम आगे बढ़ता गया। लेकिन रॉक मॉन्स्टर्स इतने अधिक थे कि तुरंत चोटी पर पहुंचना संभव नहीं था। यही कारण था कि डेमन सेना को भी वहां तक पहुंचने में 2 दिन लग गए थे। लगभग 2 घंटे बाद शिवम सच में पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। अब वह चोटी का दृश्य साफ साफ देख सकता था। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम सच में पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। अब वह चोटी का दृश्य साफ साफ देख सकता था। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2 घंटे बाद शिवम पहाड़ की चोटी के पास पहुंच पाया। 2
वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 गोल मोती थे, एक स्याही की तरह काला और दूसरा आइस की तरह सफेद। ये दोनों मुट्ठी के आकार के मोती पास पास थे और उनसे तेज रोशनी निकल रही थी। काले सफेद प्रकाश की जो धाराएं आसमान में उठ रही थीं वही इन्हीं दोनों मोतियों से निकल रही थीं। ये ही दोनों फॉर्चून मैप्स थे। काला मोती डेमन की फॉर्चून लैंड का नक्शा था और सफेद मोती इन की फॉर्चून लैंड का नक्शा। शिवम की आंखों में तीव्र चमक उभरी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने कोगर को देख लिया था। कोगर उससे थोड़ा आगे था। रास्ते से हटो, कोगर दहाड़ा। उसकी तलवार आकाश तक उठी और कई भयावह तलवार छायाएं निकली जिन्होंने आखिरी बचे रॉक मॉन्स्टर्स को उड़ा दिया। एक तो बीच से कटकर 2 टुकड़ों में बिखर गया। अब कोई रुकावट नहीं बची थी। कोगर सीधे उन दोनों मोतियों की ओर उड़ पड़ा। खतरा, शिवम ने मन ही मन चिल्लाया। उसने पूरी ताकत झोंक दी, लगातार दर्जन भर घूंसे मारे और 7-8 रॉक मॉन्स्टर्स को पीछे उछाल दिया। शिवम बिजली की तरह आगे बढ़ा, लेकिन उसकी गति फिर भी कोगर से थोड़ी कम थी। कोगर उन दोनों गोल मोतियों के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। दोनों नक्शे मेरे हैं, जीत आखिरकार मेरी ही होगी। उसने दिल ही दिल में चिल्लाते हुए डेमन का पंजा बढ़ाया और दोनों मोतियों को पकड़ने चला। लेकिन उसी पल दोनों मोती हल्के से कांप उठे। जो काले सफेद प्रकाश की धाराएं बाहर निकल रही थीं वे सिमट गईं और मोतियों के भीतर से एक अदृश्य शक्ति फूट पड़ी जिसने कोगर के पंजे को रोक लिया। एक पल के लिए कोगर का पंजा सचमुच थम गया। उसका चेहरा बदल गया। तोड़ दो, उसने पूरी ताकत झोंक दी। भिन भिन, दोनों मोती जोर से कांप उठे। अंततः वह शक्ति टूटती सी महसूस हुई और अगले ही पल दोनों मोती अलग अलग दिशाओं में तेजी से उड़ गए। घृणित, कोगर गर्जा। उसके डेमन पंख बेकाबू ढंग से फड़फड़ाए और उसका शरीर काले मोती की दिशा में झपट पड़ा। कोगर सबसे पहले काले गोल मोती की ओर झपटा। उसके पहुंचने से पहले ही उसने हवा में पंजा मारा और एक विशाल डेविल क्लॉ बन गया जिसने सामने के आकाश को सील कर दिया और काले गोले को पूरी तरह अपनी पकड़ में ले लिया। इस बार काला गोल मोती बच नहीं सका और सीधा कोगर के हाथ में आ गया। इसी पल शिवम की आंखों में तेज चमक उभरी। उसने आखिरी रॉक मॉन्स्टर को उड़ा दिया और उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा, सीधे सफेद गोल मोती की ओर। ये सफेद मोती इनके फॉर्चून मैप का प्रतीक था। काला मोती कोगर के हाथ लग चुका था। अब शिवम के लिए सफेद मोती पाना किसी भी कीमत पर जरूरी था। मौत को दावत दे रहा है। कोगर की आंखों में ठंडी चमक लहराई। उसका शरीर पल भर में मुड़ा और उसका मैजिक नाइफ चमक उठा जो सीधा शिवम की ओर झपटा। अब बचने का रास्ता नहीं। शिवम के चेहरे पर कठोर दृढ़ता उभर आई। वह बच सकता था, लेकिन उसने बचना नहीं चुना। इस पल अगर वह टल जाता तो मौका हाथ से निकल जाता और सफेद मोती निश्चित रूप से कोगर के हाथ लग जाता। रोकूंगा, शिवम गर्जा। उसके शरीर की हर कोशिका कांप उठी और सारी शक्ति एक ही क्षण में विस्फोट की तरह बाहर फूट पड़ी। धमाका, एक जबरदस्त घूंसा आकाश को चीरते हुए कोगर की ब्लेड लाइट से जा टकराया। ये दोनों की दूसरी आमने सामने की भिड़ंत थी। इस बार कोगर ने जल्दबाजी में वार किया था और पूरी ताकत नहीं लगाई थी। दोनों हमले टकराए और आकाश में नष्ट हो गए। फिर भी कोगर की ब्लेड लाइट ज्यादा प्रबल थी। उसकी बची खुची धार शिवम पर आ पड़ी। शिवम कई कदम पीछे हट गया और उसके शरीर पर एक भयानक घाव बन गया, लगभग उसके शरीर को 2 भागों में चीरने वाला। फिर भी शिवम डटा रहा। चोट की परवाह किए बिना वह फिर से सफेद मोती की ओर झपटा। रुक जा, कोगर दहाड़ा और पूरी गति से सफेद मोती की ओर दौड़ा। उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। इसी क्षण शिवम ने ठंडी सांस ली और बोला, महान बंधन। 3000 प्राचीन रहस्यमय तकनीकों में से एक अदृश्य शक्ति सांप की तरह लिपटी और कोगर को जकड़ लिया। अनगिनत सूक्ष्म शक्तियां उसके शरीर में धंस गईं और उसे पूरी तरह लॉक कर दिया। कोगर का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, बस इतना ही काफी था। कोगर का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, बस इतना ही काफी था। शिवम ने जोर से हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली अचानक विशाल हो गई और उसने सफेद मोती को पूरी तरह पकड़ लिया। तू मरना चाहता है? कोगर ने उग्र दहाड़ लगाई। उसका शरीर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। हर रोम छिद्र से डेविल एनर्जी उबलने लगी और महान बंधन की शक्ति तेजी से टूटने लगी। जैसा सोचा था बस एक पल ही रोक पाया, शिवम ने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि कोगर को हराना अभी नामुमकिन है।
विरोधी का शरीर हर इंच में भयानक शक्ति से भरा था, सीधे भिड़ना आत्मघाती होता। बिना झिझक शिवम मुड़ा और पहाड़ से नीचे की ओर भागा। धमाका कोगर बंधन तोड़कर फिर से उसकी ओर झपटा। दोनों पहाड़ के ढलान पर एक दूसरे का पीछा करते हुए नीचे उतरने लगे। नक्शा मिल गया है, पीछे हटो, शिवम की आवाज गूंजती हुई दूर तक फैल गई। इन की ओर खुशी की लहर दौड़ गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोगर जैसे राक्षस के सामने शिवम सच में नक्शा हासिल कर लेगा। चलो पीछे हटो, इन के शीर्ष योद्धाओं ने आदेश दिया। सब एक साथ पीछे हटने लगे। डीमंस उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन इस स्तर पर इन को थोड़ी बढ़त थी। संगठित हमलों से उन्होंने डीमंस को रोका और फिर तेजी से पीछे हट गए। शिवम और कोगर भी पहाड़ के नीचे पहुंच चुके थे। इस पर्वत पर उड़ान असंभव थी, लेकिन नीचे पहुंचते ही दबाव समाप्त हो गया। स्विश शिवम हवा में उछला और इन के पीछे हटते दल की ओर तेजी से बढ़ा। उसे रोको, कोगर ने गर्ज कर आदेश दिया। उस लड़के को रोक दो। अनेक डीमंस दहाड़ते हुए शिवम की ओर टूट पड़े। शिवम ने तुरंत दिशा बदली और दाईं ओर दौड़ा जहां डीमंस अपेक्षाकृत कम थे। यहीं रुक जा, वहां एक शीर्ष डेमन योद्धा खड़ा था जिसकी शक्ति नमन से कम नहीं थी। उसने पूरी जान लगाकर शिवम को रोकने की कोशिश की। मौत को बुला रहा है। शिवम की आंखों में ठंडक छा गई। उसने एक घूंसा मारा। उसका घूंसा विरोधी के हमले को कुचलता हुआ आगे बढ़ा और तुरंत महान बंधन सक्रिय हो गया। वह डेमन पल भर में जड़ हो गया। कोगर जितना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए बंधन ने उसे कई सांसों तक रोक लिया। यही काफी था। धमाका शिवम उसके आर पार निकल गया। डेमन का शरीर फट गया और उसकी डेमन स्पिरिट ब्लड की एक बूंद शिवम ने पकड़ ली। लेकिन इसी क्षणिक रुकावट में कोगर पहुंच गया और एक तेज वार कर दिया। शिवम ने पूरी कोशिश की, फिर भी वह वार से पूरी तरह नहीं बच सका। ब्लेड लाइट उसके शरीर से गुजरी और शिवम का शरीर दो हिस्सों में कट गया। साधारण व्यक्ति अब तक मर चुका होता, क्योंकि इस वार में आत्मा तक नष्ट हो जाती है। लेकिन शिवम अलग था। उसकी आत्मा किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर की हर कोशिका में बसी थी। जब तक सारी कोशिकाएं नष्ट न हो वह नहीं मर सकता था। इसलिए वह दो हिस्सों में बंटा हुआ भी आगे उड़ता रहा। उड़ते उड़ते उसके दोनों हिस्से अपने आप पास आए और जुड़ गए। ये राक्षस, कोगर के भीतर डर की लहर दौड़ गई। साथ ही उसका हत्या करने का इरादा और भी गहरा हो गया। उसने अपने डेमन पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाए और शिवम का पीछा किया। दोनों की गति भयावह थी। शिवम की छोटी दूरी की हरकतें अधिक लचीली और तेज थीं, जबकि सीधी उड़ान में कोगर भी कम नहीं था। दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे लंबी दूरी तय करते चले गए। थोड़ी देर बाद वे इन के बड़े समूह के करीब पहुंच चुके थे। तेजी करो पश्चिम की ओर, वहां एक फॉर्मेशन है जो मैंने तैयार की है, बस वहीं से निकलना होगा। रजत ने जोर से चिल्लाया। इन के सभी योद्धा तुरंत पश्चिम की ओर मुड़े। इस समय उन्होंने शिवम और कोगर को आते देखा और उनके चेहरों के रंग बदल गए। इन के अनेक स्वर्गीय प्रतिभाशाली योद्धाओं के चेहरे बदल गए जब उन्होंने देखा कि कोगर और शिवम एक दूसरे का पीछा करते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। एक ओर कोगर की भयावह शक्ति ने उन्हें सिहरा दिया था और दूसरी ओर शिवम को लेकर चिंता थी, पर यह चिंता उसकी जान को लेकर नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में मौजूद उस नक्शे को लेकर थी। यही नक्शा उनकी जीत की आखिरी उम्मीद था और किसी भी कीमत पर यह कोगर के हाथ नहीं लगना चाहिए था। हर हाल में नक्शा सुरक्षित रहना चाहिए। हाँ, इसे कभी भी राक्षसों के हाथ मत लगने देना। चलो हम शुभम की मदद करते हैं, कोगर को रोके रखते हैं और फिर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। रजत जैसे सबसे शक्तिशाली लोगों ने आपस में आवाज के माध्यम से यह रणनीति साझा की। बुनान का चेहरा गहराई से उदास था। वह शिवम की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन यह इन की जीत हार और उसकी अपनी जान से जुड़ा मामला था। ऐसे समय में चाहे मन न हो, उसे भी हाथ बढ़ाना ही पड़ा। कुछ ही पलों में रजत, बुनान और डेमन रेस के शीर्ष योद्धा आगे बढ़े। इन तीनों ने संयुक्त प्रहार की तकनीक का अभ्यास किया हुआ था और मिलकर कोगर को कुछ हद तक रोक सकते थे। हालांकि कोगर के पास ऐसे भी कई प्रतिद्वंद्वी थे जो अकेले अकेले उनसे कमजोर नहीं थे, लेकिन उनमें संयुक्त तकनीक नहीं थी, इसलिए वे कोगर को बांध नहीं सकते थे। शेष इन योद्धाओं को उन्होंने पश्चिम की ओर बने फॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे दिया।
मार डालो। रजत और अन्य दो ने एक साथ गर्ज कर संयुक्त प्रहार की तकनीक शुरू की। तीनों के शरीर अजीब और रहस्यमय पथ पर चमकते हुए घूमे और उनके बीच से एक तीव्र दिव्य प्रकाश फूटा जो सीधे कोगर की ओर जा टकराया। कोगर ने एक वार में उस प्रकाश को चीर दिया, लेकिन उसकी गति वहीं रुक गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो, कोगर गुस्से से दहाड़ा। उसकी दुष्ट ऊर्जा पूरी तरह फूट पड़ी और उसने पूरी ताकत से वार किया। यह उसका पूर्ण प्रहार था, पहले से भी अधिक भयानक। रजत और बुनान के चेहरे गंभीर हो गए। वे इस वार को सीधे झेलने का साहस नहीं कर सकते थे और केवल रक्षा का सहारा ले सकते थे। संयुक्त तकनीक से उन्होंने एक प्राचीन कछुए की ढाल बना ली। कोगर का वार उस ढाल पर पड़ा और ढाल बीच से टूट गई, लेकिन फिर भी प्रहार को रोक लिया गया। इसी क्षण कोगर की सांसों में हल्का सा अंतर आया। शिवम ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए एक जोरदार घूंसा मारा जो सीधा कोगर की ओर गया। कट जाओ, कोगर गड़गड़ाया और शिवम की ओर वार किया। उसने शिवम के घूंसे को काट तो दिया, लेकिन खुद भी 2 कदम पीछे हट गया। मौत को बुला रहा है, कोगर फिर दहाड़ा। उसी समय रजत और उसके साथी फिर से संयुक्त प्रहार के साथ उस पर दिव्य प्रकाश बरसाने लगे। ये कोगर के लिए बेहद अपमानजनक और क्रोधजनक था। शिवम अकेला हो या रजत का दल, कोई भी अकेले उससे नहीं जीत सकता था, लेकिन दोनों मिलकर उसे बुरी तरह रोक रहे थे। वह किसी एक की अनदेखी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे गंभीर क्षति पहुंच सकती थी। नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी शक्ति बांटनी पड़ी और वह किसी पर भी पूरी तरह हावी नहीं हो पाया। इस दौरान शिवम ने कोगर के वारों को रोकना शुरू कर दिया। भले ही उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन वह अब पहले की तरह कुचला नहीं जा रहा था। इस तरह शिवम और रजत के दल ने रक्षा और पलटवार की रणनीति अपनाकर कोगर को बांध लिया। इसी बीच बाकी इन योद्धा पश्चिम की दिशा में सुरक्षित रूप से निकल गए। करीब 10 मिनट तक ये गतिरोध बना रहा। फिर शिवम और रजत ने संकेतों में तय किया कि लड़ते लड़ते धीरे धीरे पश्चिम की ओर हटना है। वे जानते थे कि इस तरह वे कोगर को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। संयुक्त तकनीक बहुत अधिक ऊर्जा खपत करती थी और समय के साथ टूट सकती थी। कोगर की दुष्टता बढ़ती जा रही थी। उसकी हर चाल के साथ उसकी आभा और भी भयानक होती जा रही थी, जबकि शिवम और अन्य केवल बचाव करते हुए पीछे हट रहे थे। कुछ देर बाद, यही है नीचे, वही फॉर्मेशन है जिसे मैंने तैयार किया था, यहीं से निकल सकते हैं, रजत ने चिल्लाकर कहा। नीचे एक विशाल पत्थरों का जंगल था, वही उनका सुरक्षित मार्ग था। इसी समय कोगर ने 2 और तीखे वार किए। शिवम ने दोनों मुठियां घुमाई और सारी शक्ति समेटकर एक विशाल घूंसा बनाया जो कोगर के ब्लेड लाइट से जा टकराया। विस्फोट के साथ घूंसा टूट गया और उसी बल का सहारा लेकर शिवम पत्थरों के जंगल में गिर पड़ा। दूसरी ओर रजत और उसके साथी भी ढाल बनाकर नीचे कूदे। ढाल टूट गई, लेकिन उसी झटके से वे भी सुरक्षित अंदर पहुंच गए। पत्थरों के जंगल के भीतर छिपी हुई एक इल्यूजन फॉर्मेशन थी और वहीं से इन के लोग बाहर निकल चुके थे। शिवम ने उतरते ही फॉर्मेशन सक्रिय कर दी और वे सब सुरक्षित निकल गए। ऊपर कोगर ने गुस्से में पत्थरों के जंगल को तहस-नहस कर डाला, लेकिन शिवम और अन्य पूरी तरह गायब हो चुके थे। कमबख्त, कोगर गरजा। थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ। अब मुझे जितनी जल्दी हो सके डेमन लॉर्ड द्वारा छोड़े गए फॉर्चून तक पहुंचना है, वहां की शक्ति हासिल करनी है और फिर इनके हर एक व्यक्ति को खत्म करना है। उसकी आंखों में हत्या की आग ठोस रूप लेती दिख रही थी। फिर उसने काला गोल मोती निकाला और उसमें अपनी दुष्ट ऊर्जा प्रविष्ट कराए। भिन्न भिन्न मोती कांप उठा, उसकी सतह चमकी और उस पर रहस्यमय रेखाएं उभर आईं। यही नक्शा था। कोगर ने एक एक रेखा को ध्यान से याद कर लिया। सुना है कि फॉर्चून की भूमि में इनके मास्टर स्तर के शक्तिशाली लोगों द्वारा छोड़ी गई कई बाधाएं होंगी और वहां कुछ दूसरे लोग भी मिलेंगे। भले ही वे बेकार हों, पर थोड़ी मदद तो करेंगे और मेरी कुछ शक्ति बच जाएगी। बड़बड़ाते हुए कोगर वहां से चला गया, अन्य डीमंस से मिलने और नक्शे के अनुसार डेमन रेस की फॉर्चून की भूमि की ओर बढ़ने के लिए। इस समय शिवम और उसके साथ आए सभी लोग उसी स्थान पर प्रकट हुए जहां वे पिछली बार ठहरे थे। जैसा अनुमान था, इन पक्ष के लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने शिवम और रजत को लौटते देखा, सभी तुरंत उनकी ओर इकट्ठा हो गए। हर किसी की नजरें शिवम पर टिकी थीं, आंखों में उम्मीद और उत्तेजना साफ झलक रही थी। क्या हुआ? नक्शा सुरक्षित है न? राक्षसों ने पीछा तो नहीं किया? हर ओर से सवालों की बौछार होने लगी। तभी शिवम ने अपना हाथ खोला और उसमें एक सफेद गोल मोती दिखाई दिया।
पल भर के लिए पूरी जगह शांत हो गई और अगले ही क्षण जोरदार जयकारों से गूंज उठी। यहाँ तक कि रजत और दूसरे शीर्ष योद्धाओं के चेहरों पर भी राहत और उत्साह साफ दिख रहा था। नक्शा मिल चुका था। यह वही नक्शा था जो इन के ईश्वर स्तरीय अस्तित्व द्वारा छोड़ी गई सौभाग्य की भूमि तक ले जाता था। जब तक यह नक्शा उनके पास था तब तक उनके पास जीत की उम्मीद बाकी थी। यदि यह नक्शा न मिलता तो कोगर जैसे भयानक शत्रु के सामने इन के पास पराजय के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। जल्दी देखो नक्शा आखिर जाता कहाँ है, किसी ने अधीरता से कहा। शिवम ने अधिक कुछ नहीं कहा। उसने रजत की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, भाई विजय, यह नक्शा तुम्हारे पास रहना चाहिए, तुम ही देखो। ये कहते हुए उसने सफेद मोती रजत की ओर उछाल दिया। शिवम की आंखों में हल्की सतर्कता थी। यह मोती इन के ईश्वर स्तरीय अस्तित्व द्वारा बनाया गया था। अगर उसमें उसकी वर्जित शक्ति प्रविष्ट होती तो संभव था कि उस स्तर का कोई अस्तित्व इसे महसूस कर ले। चाहे संभावना कम हो, फिर भी सावधानी जरूरी थी। रजत ने सफेद मोती थाम लिया। वह स्पष्ट रूप से चकित था कि शिवम ने इतना महत्वपूर्ण सामान बिना हिचक उसे सौंप दिया। कृपया, शिवम मुस्कुराया। रजत ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी शक्ति मोती में प्रवाहित की। सफेद मोती हल्का सा कांपा और उसकी सतह पर रेखाएं उभर आईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राक्षसों के काले मोती पर उभरी थीं। ये नक्शा है। सभी की आंखें चमक उठीं। हर कोई ध्यान से उन रेखाओं को देखने लगा और मार्ग को अपने मन में अंकित करने लगा। कुछ ही समय में सभी ने नक्शे का पूरा विवरण याद कर लिया। अब देर करने की जरूरत नहीं। अगर राक्षसों ने पहले अपनी सौभाग्य की भूमि हासिल कर ली तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रजत ने गंभीर स्वर में कहा। सबने एक साथ सहमति में सिर हिलाया। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। थोड़ी सी चर्चा के बाद वे तुरंत उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े, ठीक उसी दिशा में जहां नक्शा इशारा कर रहा था। रास्ता छोटा नहीं था, लेकिन सौभाग्य से कहीं भी राक्षसों की रुकावट नहीं मिली। सभी पूरी गति से उड़ते रहे और उनकी रफ्तार काफी तेज थी। लगभग एक दिन और कुछ घंटों के बाद वे एक समतल क्षेत्र में पहुंचे। यह अस्थायी ग्रह ईश्वर स्तरीय शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित था, जहां भारत ची चट्टानें हर जगह थीं और समतल भूमि बहुत कम देखने को मिलती थी। नक्शे के अनुसार यही गंतव्य था। अचानक भिन्न भिन्न सफेद मोती जोर से कांपने लगा और तेज सफेद प्रकाश फैलाने लगा। अगले ही पल वह रजत के हाथ से उड़कर बाहर आया, आकार में विशाल होता गया और सीधे जमीन में समा गया। धड़ाम, पूरा इलाका जोर से कांप उठा। पीछे हटो। सभी चौंक गए और तेजी से पीछे हटे। धरती पर जाल की तरह दरारें फैलने लगी। इसके बाद जमीन की चट्टानें फटने लगी और नीचे से एक विशाल संरचना बाहर निकलने लगी। यह इन की सौभाग्य की भूमि थी और वह धरती के नीचे छिपी हुई थी। धूल और पत्थरों के गुब्बार के छटने के बाद सबने स्पष्ट रूप से देखा। ये एक विशाल सीढ़ी थी। सीढ़ी पूरी तरह सफेद थी। नीचे से ऊपर तक पहले 9 सीढ़ियां थीं, फिर एक मंच। उस मंच के ऊपर चमकती रोशनी के बीच एक कवच तैर रहा था। यह एक कांस्य कवच था। लोगों की सांसें तेज हो गईं। यह निस्संदेह ईश्वर स्तरीय अस्तित्व की छोड़ी गई अमूल्य धरोहर थी। उस मंच के ऊपर फिर 9 सीढ़ियां थीं और उसके बाद दूसरा मंच। वहां रोशनी के भीतर चांदी का कवच रखा था। लेकिन यह भी अंत नहीं था। दूसरे मंच से ऊपर फिर 9 सीढ़ियां, फिर तीसरा मंच और वहां सुनहरे रंग का कवच। और अंत में तीसरे मंच के ऊपर फिर 9 सीढ़ियां और चौथा मंच। वहां रखा था सबसे श्रेष्ठ बैंगनी सुनहरा कवच। 4 स्तर, 4 मंच, 4 प्रकार के कवच। जितना ऊपर उतना ही शक्तिशाली। आगे बढ़ो, ये मेरा है। कई लोग लालच और उत्साह से भर उठे और रोशनी की किरणों में बदलकर सीढ़ियों की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक सीढ़ियों के चारों ओर गाढ़ी काली दुष्ट ऊर्जा फैल गई। उसी ऊर्जा के भीतर असंख्य राक्षसी आकृतियां उभर आईं। राक्षस? क्या वे पहले से यहां घात लगाए बैठे थे? घबराई हुई आवाजें गूंज उठीं। नहीं, ये जीवित नहीं है। किसी ने ध्यान से देखकर कहा, इनमें जीवन की कोई आभा नहीं है। ये दुष्ट ऊर्जा से बने हुए पुतले हैं। सही है, यह इन की सौभाग्य भूमि की रक्षा के लिए लगाए गए सुरक्षा उपाय हैं। सबको समझ आ गया। दोनों पक्षों के ईश्वर स्तरीय अस्तित्वों ने अपनी अपनी सौभाग्य भूमि में सुरक्षा व्यवस्था छोड़ी थी। क्या हम इन्हें पार कर पाएंगे? किसी ने आशंकित होकर पूछा। घबराओ मत, किसी अनुभवी ने कहा।
ईश्वर स्तर वाले अस्तित्व पूरी शक्ति नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता तो ये प्रतियोगिता ही निरर्थक हो जाती। ये अवरोध हमारी सहन शक्ति के भीतर ही होंगे। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। आगे बढ़ो, जयकार के साथ इन पक्ष ने फिर से आक्रमण किया। दुष्ट ऊर्जा से बने राक्षसी प्रैरी भी गरजते हुए आगे बढ़े और दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। टकराव के पहले ही क्षण में कुछ योद्धा गिर पड़े। जिनकी शक्ति कम थी वे सीधे मारे गए। ये बहुत शक्तिशाली हैं, पीछे हटो, पीछे हटो। कई लोग डरकर पीछे भागे। कुछ ही समय में इनके 1000 से अधिक लोगों में से 500-600 लोग मैदान छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ 100 योद्धा डटे रहे और उन्होंने जान की बाजी लगाकर लड़ाई जारी रखी। बाकी बचे सैकड़ों लोग वास्तव में शक्तिशाली थे और कम से कम दुष्ट ऊर्जा से बने इन राक्षसों का सामना करने में सक्षम थे। लेकिन समस्या ये थी कि दुष्ट ऊर्जा के बीच राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसे में सीधे आगे बढ़कर सीढ़ियों तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। केवल वही लोग आगे बढ़ पा रहे थे जिनकी शक्ति दूसरों से कहीं अधिक थी। इन सैकड़ों लोगों में शिवम की गति निस्संदेह सबसे तेज थी। उसका पूरा शरीर चमकीली रोशनी से ढका हुआ था। उसके दोनों मुक्के लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। हर बार जब उसका मुक्का चलता कोई न कोई राक्षस फटकर बिखर जाता और दुष्ट ऊर्जा में बदल जाता। लेकिन समस्या ये थी कि जैसे ही वे राक्षस टूटते वही दुष्ट ऊर्जा फिर से इकट्ठी होकर नए राक्षसों में बदल जाती और फिर से शिवम पर झपट पड़ती। ऐसा लग रहा था मानो ये दुष्ट प्राणी कभी खत्म ही नहीं होंगे। फिर भी ये राक्षस शिवम को रोक नहीं पा रहे थे। वह लगातार आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे बाकी लोगों से दूरी बनाता चला गया। कुछ ही देर में शिवम ने घने राक्षसी घेरे को तोड़ दिया और सीधे उस विशाल सीढ़ी पर कदम रख दिया। शुरू में शिवम ने सोचा कि वह सीधे उड़कर सबसे ऊपर वाले मंच तक पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की उस पर एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव आ गया जिसने उसे उड़ने से रोक दिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी सोच गलत थी। यदि सीधे उड़कर ऊपर पहुंचना संभव होता तो इतनी सारी सीढ़ियां बनाने का क्या अर्थ होता। इसलिए वह शांतिपूर्वक सबसे नीचे की पहली सीढ़ी पर उतरा। जैसे ही शिवम ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा उसी क्षण एक राक्षसी आकृति उभर आई और सीधा उसी की ओर झपट पड़ी। ये राक्षस 7वें स्तर के ईश्वर सम्राट के बराबर था और उसकी युद्धशक्ति कम नहीं थी। लेकिन शिवम के सामने ये कुछ भी नहीं था। एक ही मौके में वह राक्षस टूटकर बिखर गया। शिवम आगे बढ़ा और दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गया। तुरंत 3 राक्षस एक साथ प्रकट हुए। तीनों की शक्ति भी 7वें स्तर के ईश्वर सम्राट के बराबर थी। लेकिन फिर भी शिवम के सामने वे टिक नहीं सके। एक ही वार में तीनों ध्वस्त हो गए। इसके बाद तीसरी सीढ़ी। इस बार 9वें स्तर के ईश्वर सम्राट के बराबर शक्ति वाला राक्षस प्रकट हुआ, लेकिन परिणाम वही रहा, एक मुक्का और रास्ता साफ। चौथी सीढ़ी पर 8वें स्तर का ईश्वर सम्राट, 5वीं, 6ठी। जैसे जैसे शिवम ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे प्रकट होने वाले राक्षस और भी शक्तिशाली होते गए। अंततः 9वें स्तर के ईश्वर सम्राट के बराबर राक्षस भी सामने आए। फिर भी इनमें से कोई भी शिवम को रोक नहीं सका। सभी को उसने आसानी से पराजित कर दिया। बहुत जल्द शिवम पहले मंच पर पहुंच गया। पहले मंच पर एक कांस्य कवच रखा हुआ था जो देखने में ही असाधारण लग रहा था। लेकिन शिवम कुछ देर सोचकर रुका और उसने उस कवच को नहीं लिया। ये तो सबसे नीचे वाला कवच था, निस्संदेह सबसे कमजोर। यदि लेना ही है तो सबसे शक्तिशाली लेना चाहिए। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, सबसे ऊपर वाला बैंगनी सुनहरा कवच। कम से कम सुनहरा कवच तो मिलना ही चाहिए, तभी जीत की संभावना बनेगी। शिवम आगे बढ़ता गया और दूसरी सीढ़ियों की श्रृंखला पर चढ़ने लगा। लेकिन दूसरी सीढ़ी पहली से पूरी तरह अलग थी। यहाँ कोई राक्षस नहीं थे, सिर्फ अत्यंत भारी दबाव। इतना जोरदार दबाव कि सामान्य व्यक्ति शायद वहीं रुक जाता। हालांकि ये दबाव भी शिवम की सहनसीमा के भीतर था। उसकी मांसपेशियां हल्की सी कांपी, लेकिन उसने उस दबाव को झटक दिया और आगे बढ़ गया। दूसरी सीढ़ी पर दबाव और भी बढ़ गया, फिर भी शिवम नहीं रुका। धक 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 वह एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। जैसे जैसे वह ऊपर गया दबाव बढ़ता गया। आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर पर दबाव साफ महसूस होने लगा। लेकिन तभी उसके शरीर की हर कोशिका में मौजूद वर्जित शक्ति फूट पड़ी और उस बाहरी दबाव को पूरी तरह तोड़ते हुए वह दूसरे मंच पर पहुंच गया। इस समय तक बाकी लोगों में से केवल कुछ ही पहले चरण की सीढ़ियों तक पहुंच पाए थे।
रजत बुनान और उनके साथ के अन्य शीर्ष योद्धा, कुल 6 लोग, जो छठे स्तर के ईश्वर सम्राट थे और 4 स्तर ऊपर तक लड़ने की क्षमता रखते थे, लगभग एक साथ पहली सीढ़ी पर पहुंचे। उनके सामने भी 7वें स्तर के राक्षस प्रकट हुए, लेकिन उन्हें भी उन्होंने एक ही वार में समाप्त कर दिया। वे भी तेजी से ऊपर बढ़े और जल्द ही पहले मंच पर पहुंच गए। छहों की निगाहें कांस्य कवच पर टिकी और वे कुछ पल के लिए झिझके। आखिरकार वे सभी बिना रुके आगे बढ़ गए और दूसरी सीढ़ियों की ओर बढ़ चले। उनका लक्ष्य भी ऊपर के मंचों के कवच थे। इस समय तक शिवम तीसरी सीढ़ी पर कदम रख चुका था। चांदी का कवच कभी भी उसका लक्ष्य नहीं था। जैसे ही उसने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, अचानक काली लपटें भड़क उठी और उसे चारों ओर से घेर लिया। ये दैवी अग्नि नहीं बल्कि दुष्ट आग थी, अत्यंत भयानक तापमान वाली। शिवम के शरीर में तीव्र जलन की लहर दौड़ गई। हट जाओ, शिवम ने दहाड़ते हुए अपनी वर्जित शक्ति को सक्रिय किया और उस आग को पीछे हटाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही क्षण वह चौंक गया। वह आग पीछे हटने के बजाय उसके शरीर से चिपकी रही, लगातार जलाती रही और तीखी पीड़ा पूरे शरीर में फैलती चली गई। क्या ये सीढ़ी मेरी इच्छाशक्ति की परीक्षा ले रही है? शिवम ने धीमे स्वर में कहा। उसने मन को स्थिर किया और फिर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर गया, आग और भी प्रचंड होती गई। जलन इतनी तेज थी कि शिवम जैसे व्यक्ति को भी दांत भींचने पड़े। ये स्पष्ट था, ये पूरी तरह इच्छाशक्ति की परीक्षा थी। जिसकी इच्छाशक्ति कमजोर होती वह यही हार मान लेता। लेकिन शिवम ने अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था। उसकी इच्छाशक्ति लोहे जैसी मजबूत थी। धक धक वह लगातार आगे बढ़ता गया। हर सीढ़ी पर आग की पीड़ा बढ़ती गई। आखिरकार वह 9वीं सीढ़ी पर पहुंचा, जहां की आग सचमुच भयावह थी। यह आग शरीर को नष्ट नहीं करती थी, न ही मांस को जलाती थी। ये केवल अंतहीन पीड़ा देती थी। शिवम का शरीर हल्का सा कांपने लगा। ठंडे पसीने से वह पूरी तरह भीग चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। एक क्षण के लिए पीछे हटने का विचार भी आया, लेकिन उसने उसे कुचल दिया। अंततः अपनी अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर उसने 9वीं सीढ़ी पार की और तीसरे मंच पर पहुंच गया। तीसरे मंच पर सुनहरे कवच का एक जोड़ा रखा हुआ था। क्या मुझे यही चुनना चाहिए? शिवम कुछ पल के लिए हिचकिचाया। अब तक की सीढ़ियां ही लगभग उसकी सहन सीमा तक पहुंच चुकी थीं। आगे की सीढ़ियां, इसमें कोई शक नहीं था कि वे और भी कठिन होने वाली थीं। शिवम असमंजस में था। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि यदि वह चौथे चरण में असफल हो गया तो क्या वह फिर वापस आकर सुनहरे कवच को प्राप्त कर पाएगा या नहीं। उसके मन में तुरंत कोगा का ख्याल आया। वह कोई साधारण दैत्य प्रतिभा नहीं था। यदि शिवम केवल सुनहरा कवच लेता और उधर कोगा भी उसी स्तर का कोई खजाना हासिल कर लेता तो समस्या जस की तस बनी रहती। मूल रूप से ही शिवम की युद्धशक्ति कोगा से थोड़ी कम थी। यदि दोनों के पास समान स्तर का खजाना होता तो फिर भी शिवम की हार की संभावना बनी रहती। इसी विचार के साथ शिवम की आंखों में दृढ़ता आ गई। वह जुआ खेलने का इरादा कर चुका था। यदि जीतनी है तो सबसे ऊंचे स्तर का खजाना ही प्राप्त करना होगा। केवल तभी विजय की पूरी उम्मीद की जा सकती थी। सुनहरे कवच पर एक आखिरी नजर डालने के बाद शिवम आगे बढ़ गया और चौथे चरण की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। नीचे रजत और बाकी लोग ये देखकर हैरान रह गए। उसने सुनहरा कवच भी नहीं चुना। उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उनका अनुमान था कि शिवम निश्चित रूप से सुनहरा कवच लेगा और इसी कारण उन्होंने अपना ध्यान चांदी के कवच पर केंद्रित किया था। लेकिन शिवम ने न केवल सुनहरे कवच को छोड़ा बल्कि सीधे ऊपर चढ़ने का फैसला किया। ये साफ था कि उसका लक्ष्य सबसे ऊपर रखा बैंगनी सुनहरा कवच था। रजत और बाकी 6 शीर्ष योद्धाओं की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आपस में कुछ नजरें बदली और फिर एक साथ आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण की सीढ़ियों की ओर चल पड़े। अब जब शिवम ने सुनहरे कवच को छोड़ दिया था तो वह उनके लिए उपलब्ध लक्ष्य बन चुका था। रजत के 6 सदस्य तीसरे चरण की सीढ़ी पर पहुंचे। शिवम की तरह ही वे भी काली दैत्याग्नि से घिर गए। तीव्र जलन ने उन्हें जकड़ लिया। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने दांत भींचकर सहन किया। उधर नीचे की ओर स्थिति भी बदल रही थी। 5-6 और लोग पहले चरण की सीढ़ियां पार कर चुके थे और पहले मंच तक पहुंच चुके थे। उनमें रूपाली और योगेश भी शामिल थे। लगातार युद्ध के दौरान योगेश की क्षमता निखर चुकी थी।
उसने अपनी सीमाएं तोड़ दी थी और अब वो ईश्वर सम्राट के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था। 5 स्तर तक लड़ सकने वाली उसकी ताकत के साथ पहले चरण को पार करना उसके लिए कठिन नहीं था। पहले मंच पर पहुंचते ही रूपाली और योगेश ने कांस्य कवच की ओर एक नज़र तक नहीं डाली और सीधे दूसरे चरण की सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। बाकी बचे कुछ लोग वहीं रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों में झलकती हुई सतर्कता साफ थी। कांस्य कवच केवल एक ही था, लेकिन वे 4 लोग थे। अब सवाल था, इसे पाएगा कौन? हम इस तरह का कवच केवल दैत्यों से युद्ध जीतने के लिए ले रहे हैं। एक युवती ने सबसे पहले कहा, युद्ध के बाद इसे अकेले रखना भी शायद संभव न हो। बेहतर है कि यह मुझे मिल जाए। तुम सही कह रही हो, एक युवक तुरंत बोला। ऐसे में मुझे ही यह कवच लेना चाहिए। मुझे ये ज्यादा उपयुक्त है। तीसरे ने कहा, नहीं, यह मुझे मिलना चाहिए। चौथे ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। चारों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। भले ही युद्ध के बाद कवच हाथ से निकल जाए, लेकिन युद्ध के दौरान इससे अधिक दैत्य मारने का मौका मिलेगा, अधिक गोंगजी योग्यता अर्जित होगी और अंत में इनाम भी अधिक मिलेगा। अचानक वही युवती जिसने सबसे पहले बात की थी झपट पड़ी। हट जाओ, कांस्य कवच मेरा है। बाकी तीनों भी एक साथ टूट पड़े। चारों शक्तिशाली योद्धा, जिनमें से प्रत्येक ईश्वर सम्राट के 9वें स्तर के बराबर था, तुरंत भयंकर युद्ध में उलझ गए। अंततः एक युवक थोड़ा घायल होने के बावजूद सबसे आगे पहुंच गया। यह मेरा है, उसने खुशी से चिल्लाते हुए कांस्य कवच की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास पहुंचा, कांस्य कवच से एक शक्तिशाली झटका निकला और उसे दूर उछाल दिया। वह युवक लगातार दर्जन भर कदम पीछे गया और अविश्वास से चीख पड़ा। ये कैसे हो सकता है? बाकी तीनों की आंखें चमक उठीं। युवती आगे बढ़ी और उसने कवच को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी उसी तरह उछाल दिया गया। इस बार 2 लोग सन्न रह गए। क्या ये कवच खुद मालिक चुनता है? उनमें से एक ने कहा, बात करने से पहले आजमाओ। तीसरे ने आगे बढ़ते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन परिणाम वही रहा, वह भी उछाल दिया गया। लगातार 3 लोग विफल हो चुके थे। चौथा अब हिचकिचा रहा था, लेकिन बिना कोशिश किए मानने को तैयार नहीं था। उसने पूरी शक्ति के साथ हाथ बढ़ाया, फिर भी उछाल दिया गया। मुझे विश्वास नहीं होता, पहले युवक ने दहाड़ते हुए दोबारा कोशिश की, पर हर बार परिणाम एक जैसा था। कांस्य कवच ने किसी को स्वीकार नहीं किया। इस बीच शिवम चौथे चरण की सीढ़ियों पर पहुंच चुका था। चौथे चरण की सीढ़ियां पूरी तरह अलग थीं। जैसे ही शिवम ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके मन में एक भयानक छवि उभरी। एक विशाल दैत्य। वह दैत्य इतना भयावह था कि उसकी केवल मौजूदगी से ही आत्मा कांप जाए। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और वह शिवम को घूरते हुए गरज उठा, मेरे सामने घुटने टेक दो। उस गर्जना के साथ ही ऐसा दबाव टूटा मानो समस्त जीवों को विवश होकर झुकना पड़े। साथ ही एक भीषण शक्ति शिवम के शरीर पर भी आ पड़ी। उसका शरीर कांप उठा और वह लगभग खून उगल ही देता, लेकिन वह डटा रहा। इतना शक्तिशाली दबाव, शिवम की आंखों में झटका साफ था। ये केवल मानसिक दबाव नहीं था, यह आत्मा और शरीर दोनों पर एक साथ प्रहार कर रहा था। यदि शक्ति कमजोर होती, इच्छा शक्ति ढीली होती या संकल्प अडिग न होता तो कोई भी इस दबाव में टूट जाता। लेकिन शिवम एक वर्जित शरीर था। जब वह स्वयं वर्जना का प्रतीक है तो वह किसी और के आगे कैसे झुक सकता है? भले ही सामने दैत्य स्वामी स्तर का अस्तित्व क्यों ना हो, इस आकाश के नीचे कोई नहीं है जिसके आगे मैं झुकूं, दैत्य भी नहीं। शिवम ने मन ही मन गर्जना की और दृढ़ता से दूसरा कदम रखा। दूसरी सीढ़ी पर वह विशाल दैत्य फिर गर्जा, नीचे उतर जाओ। इस बार दबाव पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। शिवम का शरीर और जोर से कांप गया, यहाँ तक कि उसका हृदय भी थरथरा उठा। लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार न मानने की ज्वाला जल रही थी। धप, उसने तीसरा कदम रखा, चौथा, पांचवा, छठा। शिवम लगातार आगे बढ़ता रहा, एक एक सीढ़ी पर कदम रखते हुए बिना रुके बिना झुके। जैसे जैसे सीढ़ियां ऊंची होती जा रही थीं, उस विशाल दैत्य से निकलने वाला दबाव भी उतना ही भयानक होता जा रहा था। आखिरकार शिवम को ये तक भ्रम होने लगा कि वह सचमुच किसी वास्तविक दैत्य स्वामी के सामने खड़ा है। मास्टर स्तर का अस्तित्व निस्संदेह पूरे होंगहुआंग ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर खड़ा होता है।
ऐसा अस्तित्व किसी भी क्षेत्र का अधिपति बन सकता है। पूरे होंगहुआंग ब्रह्मांड में हेवनली पैलेस को छोड़कर केवल शीर्ष 100 जातियों के पास ही मास्टर स्तर का बल होता है, और इन जातियों में भी आमतौर पर केवल एक ही ऐसा अस्तित्व होता है जो उनकी आधारशिला होता है। वे साधारणतः बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं और अंतिम आधार के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस तरह के प्राणी निस्संदेह अनगिनत जीवों के शीर्ष पर खड़े होते हैं, ऊंचाइयों से पूरे ब्रह्मांड को निहारते हुए। उनका दबाव इतना भयंकर होता है कि यदि वे जानबूझकर अपनी उच्च दबाव छोड़ दें तो साधारण व्यक्ति उनके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता, बल्कि भय से घुटनों के बल गिर पड़े। बेशक इस सीढ़ी पर प्रकट हो रहा दैत्य स्वामी का दबाव उसकी पूर्ण अवस्था नहीं था, बल्कि उसका केवल एक छोटा सा अंश था। अन्यथा शिवम जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति भी इसे सहन नहीं कर पाता। फिर भी ये दबाव अत्यंत भयावह था। धप शिवम ने अगला कदम बढ़ाया और 7वीं सीढ़ी पर पैर रखा। इस सीढ़ी पर दैत्य स्वामी की छाया और भी विकराल थी। शिवम का शरीर कांप उठा और उसके रोम छिद्रों से रक्त रिसने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये दबाव शरीर से कहीं अधिक मन पर वार कर रहा था। शिवम को ऐसा महसूस हुआ मानो वो एक चींटी हो जो एक विशाल अजगर की ओर देख रही हो। एक क्षण के लिए उसके हृदय में शक्तिहीनता की भावना भर गई और उसके भीतर यह विचार उभरने लगा कि वह कभी भी इस स्तर को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले ही पल, नहीं, शिवम ने मन ही मन हुंकार भरी। भले ही वो अभी मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, ये केवल अस्थायी है। जब तक मैं एक एक कदम आगे बढ़ता रहूंगा मैं उसे पकड़ लूंगा, बल्कि एक दिन उस पर भी पैर रखूंगा। जब मैंने अभ्यास शुरू किया था तब मार्शल एम्परर और सुप्रीम एम्परर मुझे अजेय लगते थे, फिर भी वे अंत में मेरे हाथों गिरे। बाद में हेवन रेल्म में मुझे लगा कि ईवल गॉड क्लैन को हराना असंभव है, फिर भी वे मुझसे हार गए। होंगहुआंग ब्रह्मांड में आने के बाद मुझे लगा कि गॉड किंग से आगे कुछ नहीं, लेकिन आज गॉड किंग भी मेरे सामने क्या है। मुझे बस समय दो, चाहे वो गॉड लॉर्ड हो, डेमन लॉर्ड हो या हेवनली मोनार्क, सब एक दिन मुझसे हारेंगे। शिवम ने ये सब अपने हृदय में गर्जना के साथ कहा। उसकी डगमगाती दृष्टि फिर से दृढ़ और अडिग हो गई। उसने अपने जीवन में न जाने कितने चमत्कार रचे थे, न जाने कितने शक्तिशाली शत्रुओं को हराया था और न जाने कितने कठिन रास्तों से गुजरा था। उसकी इच्छाशक्ति और अजेय विश्वास पहले ही इस्पात जैसे मजबूत हो चुके थे। उसने 7वीं सीढ़ी के दबाव को सहते हुए अगला कदम बढ़ाया और 8वीं सीढ़ी पर पैर रखा। कुछ सेकंड रश के बाद उसने 8वीं सीढ़ी का दबाव भी पार कर लिया और 9वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। 9वीं सीढ़ी का दबाव तो मानो सजीव हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई वास्तविक दैत्य उसके सामने खड़ा हो। ये भयानक दबाव शिवम को घुटनों पर झुकाने ही वाला था। उसकी टांगें कांप रही थी, शरीर से रक्त रिसने लगा था। यहाँ तक कि उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी हड्डियों में भी दरारें पड़ रही हों। मैं नहीं झुकूंगा, शिवम ने आकाश की ओर देखते हुए दहाड़ लगाए। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और झुकी हुई देह एक बार फिर सीधी हो गई। धप शिवम ने कांपते हुए दाहिना पैर उठाया, मानो उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी हो और अंततः मंच पर पैर रख दिया। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा उसके मन में मौजूद वह विशाल दैत्य छवि पूरी तरह गायब हो गई। उसके शरीर और मन पर मौजूद सारा दबाव एक झटके में मिट गया। धप शिवम वहीं जमीन पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। अभी अभी की परीक्षा अत्यंत थकाने वाली थी। कुछ समय बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो उसने नीचे की ओर देखा। नीचे रजत और बाकी 6 शीर्ष योद्धा अभी भी तीसरी सीढ़ी पर थे, जहां उन्हें दैत्याग्नि की परीक्षा से गुजरना पड़ रहा था। वे सभी साधारण लोग नहीं थे जो यहां तक पहुंचे थे। वे कभी ग्रीनहाउस के फूल नहीं हो सकते थे। उन्होंने भी असंख्य कठिनाइयां झेली थीं और उनकी इच्छाशक्ति भी बेहद मजबूत थी। कुछ ही देर में वे सभी तीसरी सीढ़ी के 9वें पायदान पर पहुंच गए। अत्यंत पीड़ा के बावजूद अंततः उन्होंने तीसरे मंच पर पैर रख दिया। फिर सभी की दृष्टि एक साथ सुनहरे कवच पर टिक गई। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर सावधानी से देखा। 6 लोग थे, लेकिन सुनहरा कवच केवल एक। नीचे के कांस्य कवच को देखकर लगता है कि ये कवच स्वयं अपना स्वामी चुनते हैं। रजत ने कहा, यहाँ आपस में लड़ने से कोई लाभ नहीं, क्यों न बारी बारी से प्रयास किया जाए। पहला कौन होगा? बुनान ने हल्के स्वर में कहा।
मौके पर फिर सन्नाटा छा गया। हर कोई पहले जाना चाहता था। छहों की प्रतिभा लगभग समान थी, कोई भी स्वयं को दूसरों से कम नहीं मानता था। आखिरकार रजत ने सुझाव दिया, तो फिर हम चिट्ठी डालकर तय कर लेते हैं। आपसी सेक्ट रश से केवल दैत्य को लाभ होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी नहीं। कुछ क्षण विचार करने के बाद सभी सहमत हो गए। जल्द ही निर्णय हो गया। हाँ, मैं पहला हूँ, बुनान जोर से हंसा। पहला अवसर मिलते ही वो अत्यंत प्रसन्न हो गया। धप, वह आगे बढ़ा, सुनहरे कवच के सामने पहुंचा और पूरी शक्ति के साथ हाथ बढ़ाया। भिन्न भिन्न सुनहरे कवच में हल्का कंपन हुआ और एक शक्तिशाली प्रतिक्षेप उत्पन्न हुआ जिसने बुनान को पीछे उछाल दिया। ये कैसे हो सकता है? बुनान चीख पड़ा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। मैं फिर कोशिश करूंगा। वह आगे बढ़ना ही वाला था कि अचानक कई आकृतियां उसके सामने आ खड़ी हुईं। एक ठंडी आवाज गूंजी, बुनान, क्या तुम समझौते का उल्लंघन करना चाहते हो? बोलने वाला डेमन रेस का पियरलेस डेमन था। बुनान को मजबूरन रुकना पड़ा। उसका चेहरा असंतोष से भरा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। इन लोगों के सामने वो अकड़ नहीं दिखा सकता था। वे सभी शीर्ष जातियों के अतुलनीय प्रतिभाशाली थे जिनकी स्थिति उससे कम नहीं थी। राजट भले ही शीर्ष 10 जातियों से न हो, लेकिन वह वर्ल्ड टर्टल क्लैन का प्रतिभाशाली था जिसकी रून फॉर्मेशन कला संसार में अद्वितीय मानी जाती है। इन लोगों से भिड़ने की हिम्मत बुनान में नहीं थी। अब मेरी बारी है। दूसरा व्यक्ति, फाइटिंग सेंट क्लैन का पियरलेस जीनियस, आगे बढ़ा और सुनहरे कवच की ओर हाथ बढ़ाया। फाइटिंग सेंट क्लैन के उस पियरलेस डेमन ने भी आगे बढ़कर सुनहरे कवच को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम भी बिल्कुल बुनान जैसा ही हुआ। जैसे ही उसका हाथ कवच के पास पहुंचा, एक शक्तिशाली प्रतिक्षेप निकला और उसे सीधे पीछे उछाल दिया गया। दूसरा भी असफल। ये दृश्य देखकर बाकी लोगों के चेहरे भी कुछ बिगड़ गए। बुनान और फाइटिंग सेंट क्लैन के उस पियरलेस डेमन, दोनों की प्रतिभा और शक्ति उनसे कम नहीं थी, फिर भी दोनों लगातार असफल रहे। ऐसे में क्या वे भी असफल ही होंगे? तीसरे नंबर पर रजत आगे आया। असफल। चौथा, पांचवां, छठा। अंत में छहों ने बारी बारी से प्रयास किया, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी असफल रहे। आखिर मामला क्या है? क्या ये कवच लिया ही नहीं जा सकता? बुनान ने असंतोष भरे स्वर में कहा। अब तक किसी को भी यह सुनहरा कवच नहीं मिला था। नीचे का कांस्य कवच भी किसी को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन अगर कोई भी कवच प्राप्त न कर सके तो इनके गॉड लॉर्ड ने ये पूरा लैंड ऑफ फॉर्चून बनाने का क्या अर्थ था? इसके बाद भी बुनान और बाकी लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर से बारी बारी से प्रयास किया, लेकिन परिणाम फिर भी वही रहा, पूर्ण असफलता। इस समय सभी की निगाहें अनायास ही ऊपर की ओर चली गई, शिवम की ओर। वे देखना चाहते थे, क्या शिवम सफल हो पाएगा? सब असफल हो गए। शिवम ने भी ये देखकर थोड़ा आश्चर्य महसूस किया। वह भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर समस्या क्या है। क्या इतनी दूर तक आकर सब व्यर्थ हो जाएगा? लेकिन अब जब वह यहाँ तक आ ही चुका था तो कोशिश न करने का कोई कारण नहीं था। शिवम लगभग पूरी तरह संभल चुका था। वह उठा और सीधे पर्पल गोल्ड आर्मर की ओर बढ़ा। उसके पूरे शरीर को इंस्क्रिप्शन पावर ने ढक लिया। उसने हाथ बढ़ाकर पर्पल गोल्ड आर्मर को पकड़ा। जब शिवम की हथेली कवच के पास पहुंची तो कवच में हल्की सी कंपन हुई और एक शक्ति उसकी ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह शक्ति उसकी हथेली से टकराने वाली थी, वह अचानक पीछे हट गई और पूरी तरह गायब हो गई। शिवम ने बिना किसी बाधा के पर्पल गोल्ड आर्मर को अपने हाथ में पकड़ लिया। मिल गया। नीचे रजत और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। घृणित, खासतौर पर बुनान का चेहरा गुस्से से भर गया। वे सुनहरा कवच तक प्राप्त नहीं कर पाए थे और शिवम ने उससे भी ऊंचे स्तर का पर्पल गोल्ड आर्मर आसानी से प्राप्त कर लिया। इसके बाद शिवम एक बार फिर दुविधा में पड़ गया। क्या मुझे इसे पहन लेना चाहिए? ये रोमी द्वारा छोड़ा गया कवच था। अगर वह इसमें अपनी इंस्क्रिप्शन पावर डालेगा तो क्या रोमी को इसका आभास होगा? असल में तुम्हें इतना उलझने की जरूरत नहीं, बोन मैजिक रोड की आवाज गूंजी। अगर इतना आसानी से पता चल जाता तो फ्लाइंग फीनिक्स तुम्हें हेवनली पैलेस में आने ही नहीं देता। ये बात भी सही है। शिवम ने सिर हिलाया। रोमी स्तर के अस्तित्व वास्तव में बेहद भयावह होते हैं। ऐसे लोगों के सामने सावधान रहना स्वाभाविक था।
आखिरकार शिवम ने निर्णय ले लिया और पर्पल गोल्ड आर्मर में अपनी इंस्क्रिप्शन पावर प्रवाहित कर दी। तुरंत ही पर्पल गोल्ड आर्मर तेज रोशनी से चमक उठा, फिर पर्पल गोल्ड प्रकाश में बदलकर शिवम के शरीर पर आ लिपटा। क्षण भर में शिवम के पूरे शरीर पर पर्पल गोल्ड आर्मर प्रकट हो गया। ये शक्ति, शिवम ने महसूस किया कि इस समय उसके शरीर में एक अत्यंत प्रचंड शक्ति भर गई है। ये शक्ति पर्पल गोल्ड आर्मर से आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अब वह एक ही प्रहार में किसी डिवाइन एम्परर को भी मार सकता है। कोगा, मैं तुमसे फिर से लड़ने के लिए उत्सुक हूँ, शिवम ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में तीव्र युद्ध भावना चमक रही थी। बाकी सभी लोग शिवम को पर्पल गोल्ड आर्मर में देखकर स्तब्ध, ईर्ष्यालु और चकित हो गए। ईर्ष्या स्वाभाविक थी, लेकिन सौभाग्य से शिवम इन की ओर से था। अब जब उसके पास सर्वोच्च स्तर का कवच था तो दैत्यों के विरुद्ध युद्ध जीतने की उनकी संभावना बहुत बढ़ गई थी। यह एक अच्छी बात थी। इसी समय रूपाली और योगेश दूसरे मंच पर पहुंच चुके थे। दूसरे मंच पर आकर योगेश ने पहले सिल्वर आर्मर को देखा, फिर ऊपर स्थित गोल्ड आर्मर को, और बिना हिचक आगे बढ़ गया। उसने सीधे तीसरे मंच की ओर कदम बढ़ाए। रूपाली ने कुछ क्षण सोचा, फिर आगे नहीं बढ़ी। वह अपनी क्षमता को अच्छी तरह जानती थी। प्रतिभा के मामले में वह निश्चित रूप से योगेश की बराबरी नहीं कर सकती थी। उसके अवलोकन से ये भी स्पष्ट हो चुका था कि ये कवच मुख्य रूप से प्रतिभा को चुनते हैं, केवल युद्ध शक्ति को नहीं। रजत और बुनान जैसे लोगों की असफलता इसका प्रमाण थी। अगर वह योगेश से प्रतिस्पर्धा करती तो संभवतः हार जाती। इसलिए उसने दूसरे मंच पर ही रुकने का फैसला किया। रूपाली सिल्वर आर्मर की ओर बढ़ी और हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा। जैसे शिवम के समय हुआ था, पहले हल्का सा कंपन हुआ, फिर वह शक्ति गायब हो गई और सिल्वर आर्मर उसके हाथ में आ गया। सफलता, बाकी सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। एक और सफल हो गया रजत, बुनान और बाकी लोग भीतर ही भीतर ईर्ष्या से भर गए। वे गोल्ड आर्मर तक प्राप्त नहीं कर पाए थे और अब सिल्वर आर्मर भी जा चुका था। क्या अब उनके हिस्से केवल ब्रॉन्ज आर्मर ही बचेगा? उन्होंने फिर से गोल्ड आर्मर प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम फिर भी वही रहा, असफलता। ये स्पष्ट हो गया कि कवच केवल एक बार जांच करता है। अगर पहले प्रयास में असफल हुए तो दोबारा कोई संभावना नहीं थी। इसी बीच धप 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 कदमों की आवाज गूंजने लगी। योगेश अब भी तीसरे मंच की ओर बढ़ रहा था। मैजिक फायर उसे घेरे हुए था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और युद्ध भावना को हिला नहीं पा रही थी। आखिरकार वह तीसरे मंच पर पहुंचा और सीधे गोल्ड आर्मर की ओर बढ़ा। बुनान और बाकी लोगों ने उसे रोका नहीं। योगेश ने गोल्ड आर्मर को पकड़ा। इस बार कोई प्रतिक्षेप नहीं हुआ। सफलता, लगता है सच में इसका प्रतिभा से गहरा संबंध है, किसी ने धीमे स्वर में कहा। सब जानते थे कि योगेश की प्रतिभा कितनी भयानक थी। कभी वह टॉप 100 सूची में अद्वितीय था। स्वाभाविक रूप से यह परीक्षा केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं थी, युद्ध शक्ति भी आवश्यक थी। अगर पर्याप्त शक्ति न हो तो पहले चरण की सीढ़ी तक पहुंचना भी असंभव था। कम से कम डिवाइन एम्परर 9th लेयर की शक्ति चाहिए थी। इस प्रकार पर्पल गोल्ड आर्मर, सिल्वर आर्मर, तीनों को उनके स्वामी मिल चुके थे। अब केवल ब्रॉन्ज आर्मर बचा था। रजत के 6 साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ नीचे की ओर दौड़ पड़े। तीसरे चरण की सीढ़ियों से उतरते ही मैजिक फायर फिर फैल गई, लेकिन ऊपर से नीचे आते समय उसकी शक्ति लगातार कमजोर होती गई। वे तेजी से दूसरे मंच पर पहुंचे, फिर सीधे पहले मंच पर आ गए। पहले मंच पर मौजूद चारों युवा तुरंत पीछे हट गए। एक साथ हमला करो, राजट ने कहा। जो ले सके वही इसका मालिक। ये कहकर उसने ब्रॉन्ज आर्मर की ओर हाथ बढ़ाया। बाकी पांचों ने भी उसी क्षण एक साथ ब्रॉन्ज आर्मर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिए। 6 युवा जीनियस ने एक साथ कांस्य कवच को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उसे थामा, कांस्य कवच जोर जोर से कांपने लगा और उसके भीतर से एक बेहद शक्तिशाली बल फूट पड़ा। ओह ओह, 6 युवक एक एक करके पीछे उछाल दिए गए। ये देखकर सभी चौंक गए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 6 शीर्ष जीनियस भी कांस्य कवच प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं? लेकिन अगले ही पल सबको सच्चाई दिखी। पीछे हटे 5 लोग थे। एक व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रहा। वह फाइटिंग सेज क्लैन का पियरलेस जीनियस था। उसने कांस्य कवच को मजबूती से पकड़े रखा। तभी कांस्य कवच प्रकाश में बदल गया और सीधे उसके शरीर को ढंक लिया।
अगले ही क्षण उसके शरीर पर पूरा कांस्य कवच प्रकट हो गया। ये तो फाइटिंग गॉड यूंगकोंग है, इसे मिल गया। कमाल है, फाइटिंग सेज क्लैन सच में युद्ध के लिए पैदा हुए होते हैं। न केवल उनका युद्ध स्वभाव प्रबल है बल्कि उनकी युद्ध क्षमता भी अद्वितीय है। आखिरकार कांस्य कवच ने फाइटिंग गॉड यूंगकोंग को चुन ही लिया। कई लोग विस्मय और ईर्ष्या से भरकर बोल उठे। बुनान, रजत और अन्य लोगों के चेहरों पर गहरी असंतुष्टि झलक उठी। इस बार लैंड ऑफ फॉर्चून में मौजूद 4 में से एक भी कवच उन्हें नहीं मिला। यह उनके लिए एक बड़ा आघात और अपमान था। 4 कवचों का विभाजन साफ हो चुका था। सबसे उच्च स्तर का पर्पल गोल्ड आर्मर शिवम को मिला। उससे नीचे का गोल्ड आर्मर योगेश को प्राप्त हुआ। सिल्वर आर्मर रूपाली के हिस्से आया और सबसे निचला ब्रॉन्ज आर्मर फाइटिंग गॉड यूंगकोंग को मिला। चारों कवच 4 अलग अलग लोगों के पास चले गए। गड़गड़ाहट। जैसे ही फाइटिंग गॉड यूंगकोंग ने कांस्य कवच प्राप्त किया, पूरी सीढ़ी जोर से कांप उठी। उसके बाद सीढ़ियां टूटकर ऊर्जा में बदल गईं। सीढ़ियों के नीचे ईवल ची से बने सभी डेमन भी उसी क्षण विलीन हो गए। यह क्षेत्र फिर से एक साधारण चट्टानी इलाका बन गया। बहुत बढ़िया। आसपास मौजूद कई लोगों के चेहरे खिल उठे। डिवाइन लॉर्ड द्वारा छोड़े गए चारों कवच सुरक्षित रूप से प्राप्त हो चुके थे। यह निस्संदेह सबसे अच्छा परिणाम था। शुभम, योगेश, अब आपको क्या लगता है, हम डेमन से निपट सकते हैं? रजत ने शिवम और दूसरों की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, निश्चिंत रहो। इस कवच की शक्ति असाधारण है। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में अब अंतहीन शक्ति भरी हुई है। अगर अब सामने कोगर भी आ जाए तो मैं उसे जिंदा मार सकता हूँ। योगेश हंसते हुए बोला। उसकी युद्ध भावना प्रज्वलित थी। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, अगर डेमन साइड ने भी डेवल लॉर्ड की छोड़ी हुई पूरी विरासत पाली है तो मामला इतना आसान नहीं होगा। देर नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत डेमन के निशान ढूंढकर हमला करना चाहिए। अगर उनके पूरी तरह तैयार होने से पहले उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो यही सबसे अच्छा होगा। सब लोग चुप हो गए। वे जानते थे कि शिवम सही कह रहा है। अगर डेमन साइड को भी डेवल लॉर्ड की पूरी विरासत मिल गई तो चाहे उन्होंने डिवाइन लॉर्ड की विरासत पाली हो फिर भी वे हार सकते हैं। ठीक है, तुरंत डेमन को खोजते हैं। अब देरी नहीं करनी चाहिए। सभी ने एक एक कर सहमति जताई। जांच पड़ताल का काम वर्ल्ड टर्टल क्लैन को करने दो। रजत ने कहा। इस पर किसी ने विरोध नहीं किया। वर्ल्ड टर्टल क्लैन रून फॉर्मेशंस में निपुण था और डेमन के निशान ढूंढने के लिए सबसे उपयुक्त था। राजट कुछ अन्य वर्ल्ड टर्टल जीनियसेस के साथ तुरंत रवाना हो गया। बाकी लोग वहीं रुक गए, खासकर वे जो अभी अभी सीढ़ियों पर लड़ाई में घायल हुए थे। कुछ समय बाद दूर एक आकृति दिखाई दी। सभी ने देखा, वो रजत था। सब समझ गए कि डेमन से जुड़ी खबर आ चुकी है। हमें डेमन मिल गया है और लगता है कि डेमन भी हमें ढूंढ रहा है। राजट ने कहा, क्या? तो इसका मतलब डेमन को डेवल लॉर्ड की विरासत मिल चुकी है और अब वे हमें खोजकर खत्म करना चाहते हैं? कई लोग चौंक गए। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। हाँ, बहुत संभव है कि डेमन ने डेवल लॉर्ड की विरासत पाली है। रजत ने पुष्टि की। क्या ये पता चला कि उन्होंने पूरी विरासत पाली है या नहीं? किसी ने पूछा। ये स्पष्ट नहीं है। रजत ने सिर हिलाया। ये सुनकर वातावरण और गंभीर हो गया। शिवम की आवाज गूंजी। अब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी विरासत प्राप्त कर ली है। इससे आगे कोई संयोग नहीं है। अगर अब भी हम उनसे हारते हैं तो हार तय है। यहाँ डरने से अच्छा है सीधे भिड़ जाना। योगेश ने भी कहा, सही है, अगर वे हमसे मजबूत हैं तो भागने से भी कुछ नहीं होगा। देर सवेर वे हमें ढूंढ ही लेंगे। तो फिर लड़ते हैं, सामने से टक्कर। बाकी लोग भी जोश में आ गए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ब्रदर विजय, डेमन कहाँ हैं? शिवम ने पूछा। मेरे पीछे आओ। रजत पलटा और उड़ान भर दी। शिवम सबसे आगे निकला, बाकी सब उसके पीछे। वे पश्चिम दिशा की ओर तेजी से उड़ने लगे। जल्द ही डेमन ने भी उनकी मौजूदगी भांप ली। इनके लोग खुद चलकर आ रहे हैं। लगता है उन्हें डिवाइन लॉर्ड की विरासत मिल गई है। कोगर, अब क्या करें? एक डेमन जीनियस ने पूछा। अब क्या करना है? पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। सबको आदेश देता हूँ, इनके कचरे को पूरी तरह खत्म कर दो। कोगर दहाड़ा, मारो, इनको खत्म कर दो। डेमन गरज उठे। मौसर की आसमान को ढकते हुए उमड़ पड़ी और डेमन सेना शिवम की ओर टूट पड़ी।
कुछ ही देर में आ रहे हैं। शिवम की नज़र सामने टिक गई। अग्रिम दिशा में काली ईवल चीज वार की तरह उमड़ रही थी। जल्द ही हजारों डेमन दिखाई दिए, करीब 3000। शुरुआत में डेमन 4000 के आसपास थे और कोगर की वजह से उन्हें बहुत कम नुकसान हुआ था। वहीं इनर की ओर अब मुश्किल से 1500 लोग बचे थे। संख्या में ये भारी अंतर देखकर इनर के कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ कमजोर दिल लोगों का साहस डगमगाने लगा, लेकिन अब पीछे हटना असंभव था। मारो! डेमन पक्ष से भयानक गर्जना गूंजी। डेमन ची आकाश फाड़ती हुई उठी और डेमन पंख फड़फड़ाते हुए सीधे शिवम और इनर की ओर झपट पड़े। अंततः निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका था। दानवों की सेना भयानक डेमोनिक एनर्जी से भरी हुई शिवम की ओर टूट पड़ी। चारों तरफ काले लाल रंग की ऊर्जा उफन रही थी, मानो आसमान तक निगल लेने को तैयार हो। इन दानवों के बीच 3 व्यक्ति सबसे ज्यादा अलग और भयावह दिख रहे थे, क्योंकि इन तीनों के शरीर पर खून लाल जादुई कवच चढ़ा हुआ था। उस जादुई कवच के पीछे ऊर्जा से बनी हुई दानवी पंख फैल रहे थे। उनमें से एक के पीछे एक जोड़ी दानवी पंख थे, दूसरे के पीछे 2 जोड़ी और तीसरे के पीछे 3 जोड़ी दानवी पंख लहरा रहे थे। ये पंख उनके असली डेमन विंग्स नहीं थे, बल्कि उस खूनलाल जादुई कवच का ही हिस्सा थे। 3 जोड़ी दानवी पंखों वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कोगा था। शिवम के मन में एक विचार कौर था। ऐसा लगता है कि यह रक्तलाल डेमन आर्मर डेविल की विरासत है। जितनी ज्यादा दानवी पंखों की संख्या उतना ही उच्च स्तर। पता नहीं कोगा को डेविल की सबसे उच्च स्तर की रचना मिली है या नहीं। हालांकि उसके विचार क्षणिक थे, लेकिन उसका शरीर बिना रुके आगे बढ़ता रहा। चार्ज करो! इन्हें की ओर से भी जोरदार गर्जना हुई और सभी लोग दानवों की ओर बढ़ पड़े। इन सब में सबसे तेज शिवम और कोगा थे। पर्पल गोल्ड आर्मर पहले से ही शिवम के शरीर को ढंक चुका था। वह दिव्य और राजसी लग रहा था, मानो युद्ध देवता अवतरित हो गया हो। लड़के, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोगा ने सबसे पहले शिवम को घूरा। उसकी आंखों में ठंडी और खूनी नीयत छलक रही थी। उसके शरीर पर चढ़ा रक्तलाल जादुई कवच भयानक रक्ताभा उगल रहा था, जिससे वह किसी प्राचीन डेमन गोद जैसा प्रतीत हो रहा था। यही वाक्य मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कोगा, आज तुम्हारी मौत तय है। शिवम ने शांत और निश्चल स्वर में जवाब दिया। दोनों की गति सबसे तेज थी। वे आकाश को चीरते हुए 2 उल्काओं की तरह एक दूसरे से टकराए। धमाका! धरती और आसमान कांप उठे। बैंगनी स्वर्ण प्रकाश और रक्तलाल प्रकाश पूरे आकाश को रोशन कर गया, मानो 2 सितारे आमने सामने टकराकर फट पड़े हों। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? इस क्षण लगभग हर किसी का ध्यान केवल इन दोनों पर था। शिवम और कोगा की जीत हार ही शायद इनर और डेविल पक्ष की अंतिम जीत हार तय करने वाली थी। अगले ही पल एक आकृति पीछे की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। ये देखकर सभी दानवों की आंखें फैल गईं। पीछे हटने वाला व्यक्ति कोगा था। ये दृश्य देखकर अनगिनत दानव दंग रह गए। उधर इनर पक्ष में जोरदार उत्साह की लहर दौड़ गई। शिवम ने बढ़त बना ली थी। डेविल पक्ष की सबसे भयावह शक्ति कोगा अब उतनी अजेय नहीं रही। इनर के लोग सबसे ज्यादा कोगा से ही डरते थे, लेकिन अब वही कोगा दबाया जा रहा था, तो फिर डरने लायक और क्या बचा था? मारो! इनर पक्ष का उत्साह चरम पर पहुंच गया और वे पूरी ताकत से दानवों पर टूट पड़े। वहीं डेमन पक्ष का मनोबल साफ तौर पर टूटने लगा। उधर योगेश सुनहरे कवच में लिपटा हुआ सोने जैसी आभा बिखेरते हुए युद्धोन्माद से भरा हुआ उस डेमन की ओर बढ़ा, जो खूनलाल कवच पहने हुए था और जिसके पीछे 2 जोड़ी दानवी पंख थे। वह डेमन भी योगेश पर झपटा, लेकिन टक्कर के बाद उसका शरीर पीछे की ओर हटा। एक और डेमन दबाव में आ गया। इससे इनर का आत्मविश्वास और बढ़ा, जबकि डेमन पक्ष और कमजोर पड़ गया। चारों ओर भीषण युद्ध छिड़ गया। इनर और डेमन दोनों पक्षों के लोग आपस में टकरा गए। ऊंचाई पर शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कोगा, लगता है कि तुम्हें डेविल की सबसे उच्च विरासत नहीं मिली। कोगा ने सदमे में शिवम की ओर देखा। शिवम की मूल शक्ति पहले कोगा से कम थी, लेकिन अब वह उसे दबा रहा था। इसका मतलब साफ था, शिवम को उससे भी अधिक शक्तिशाली विरासत मिली थी। तुम सही समझे, मुझे सबसे शक्तिशाली फॉर्चून मिला है और आज मरने वाला तुम ही हो। शिवम की आवाज ठंडी और निर्दय थी और वह लगातार कोगा की ओर बढ़ता गया। भले ही तुम्हें सबसे शक्तिशाली फॉर्चून मिला हो, मैं अजेय हूं, मैं फिर भी तुम्हें हरा सकता हूं। कोगा दहाड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। वह पागलों की तरह अपनी पूरी शक्ति झोंकते हुए शिवम पर टूट पड़ा।
दोनों ने एक दूसरे पर टूटकर हमला किया। भयंकर टक्कर। दोनों ने एक दूसरे से दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया। धड़ाम कोगा का शरीर पीछे जा गिरा और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। लेकिन अगले ही पल वो फिर से खून की लकीर बनाता हुआ उड़ा और शिवम पर टूट पड़ा। मगर इस बार 10 चालों से भी पहले कोगा फिर से पीछे जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। उसके शरीर पर पहने रक्तलाल डेमन आर्मर में दरारें पड़ चुकी थीं। एक जगह गहरी धंसावट थी और मुक्के के आकार का छेद बन चुका था। मारो! शिवम चीखा। पूरा शरीर बैंगनी स्वर्ण प्रकाश में लिपट गया और वह बांस की तरह नीचे झपटा। वो अभी पहुंचा भी नहीं था कि उसकी शक्ति ने जमीन को फाड़ दिया। आह! कोगा चीखा। वह मरने को तैयार नहीं था। उसने पूरी शक्ति झोंक दी और फिर से ऊपर उड़ा शिवम से टकराने के लिए। धमाका आकाश में फिर जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन कोगा पहले से घायल था। उसका डेमन आर्मर भी क्षतिग्रस्त था। उसकी शक्ति बहुत घट चुकी थी। वो फिर से शिवम के सामने टिक नहीं पाया और नीचे जा गिरा। शिवम ने हमला जारी रखा। उसके मुक्के लगातार बरसने लगे। एक ही सांस में शिवम ने सैकड़ों मुक्के मारे। सब के सब कोगा के शरीर पर गिरे। अगर खूनलाल डेमन आर्मर न होता तो कोगा कब का रक्त कोहरे में बदल चुका होता। फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। कड़क अचानक कोगा के डेमन आर्मर में टूटने जैसी आवाज आए। नहीं! कोगा की चीख गूंजी। अगले ही पल उसका रक्तलाल डेमन आर्मर पूरी तरह फट गया और टुकड़ों में बिखर गया। अब बिना कवच के और गंभीर रूप से घायल कोगा शिवम के सामने किसी चींटी से ज्यादा नहीं था। शिवम ने हाथ बढ़ाया, कोगा का सिर पकड़ा और जोर से दबाया। धम! कोगा का सिर फट गया। कोगा मारा गया। शिवम ने उसका डेमन स्पिरिट ब्लड निकालकर एक जैड बोतल में बंद कर लिया। डिवाइन एम्परर रेल्म में 5 स्तर पार कर लड़ने वाला कोगा असाधारण प्रतिभा वाला डेमन था। उसका डेमन स्पिरिट ब्लड अत्यंत मूल्यवान था। कोगा मर गया। इस क्षण डेमन पक्ष में पूरी तरह अफरातफरी मच गई। उनका सबसे शक्तिशाली वॉरियर, सबसे बड़ा जीनियस अब मर चुका था। 3 जोड़ी डीमन विंज आर्मर पहनने वाला कोगा तक गिर गया तो वे कैसे टिक सकते थे? हर डेमन के दिल में ठंडक दौड़ गई। उनका युद्ध संकल्प टूट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर इन्होंने जबरदस्त पलटवार किया और एक ही झटके में कई डीमंस को मार गिराया। वहां योगेश से लड़ रहा डेमन पहले ही दब चुका था। इसी मौके पर योगेश ने एक ही वार में उसका सिर काट दिया। वह डेमन वहीं ढेर हो गया। दानव पक्ष में वह दानव जो एक जोड़ी डेवल विंग्स और मैजिक आर्मर पहने हुए था, पहले ही रूपाली के निशाने पर था और लगातार उसके हमलों से दबा हुआ था। इसी समय रूपाली ने एक जबरदस्त वार किया। तीर सीधे मैजिक आर्मर को भेदता हुआ उस दानव के शरीर को चीरता चला गया और वह हवा में ही मारा गया। उन दानवों की मैजिक आर्मर की लेवल रूपाली, RKJJ और अन्य लोगों के आर्मर से एक स्तर नीचे थी। शिवम और बाकी लोग पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि डेवल पक्ष में डेवल मास्टर द्वारा छोड़ी गई हाईएस्ट क्रिएशन शायद 4 जोड़ी डेमन विंग्स वाली आर्मर होगी, जो शिवम को मिली पर्पल गोल्ड आर्मर के बराबर है। कोगा की 3 जोड़ी डेमन विंग्स वाली आर्मर फाइटिंग गॉड JJ को मिली गोल्ड आर्मर के समान स्तर की थी। 2 जोड़ी डेमन विंग्स वाली आर्मर सिल्वर आर्मर के बराबर थी और 1 जोड़ी डेमन विंग्स वाली आर्मर ब्रॉन्ज आर्मर के समान थी। अब स्थिति यह थी कि डेमन पक्ष के ये सभी आर्मरधारी लोग शिवम और उसके साथियों की तुलना में एक लेवल नीचे थे। ऐसे में वे शिवम का मुकाबला कैसे कर सकते थे? नतीजा साफ था, एक तरफा कत्लेआम। डेवल मास्टर द्वारा बनाए गए डेमन पक्ष के तीनों सबसे शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके थे। इससे डेमन पक्ष पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। पीछे हटो, भागो! कई दानव डर के मारे चिल्लाने लगे और बिना किसी युद्धेच्छा के पीछे हटने लगे। भागना चाहते हो? शिवम की आंखें ठंडी और निर्दय हो गईं। उसका शरीर अचानक आगे खिसक गया। इस समय वो पर्पल गोल्ड आर्मर की शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर चुका था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि एक साधारण डिवाइन एम्परर को वह एक ही मुक्के में मार सकता था और उसकी गति भी चरम सीमा के करीब पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह हिला, अगले ही क्षण वह एक लंबे चौड़े डेमन के सामने प्रकट हुआ। ये डेमन भी एक टॉप डेमन जीनियस था, राजट जैसे स्तर का। शिवम को अचानक सामने पाकर वह डेमन बुरी तरह डर गया और अनायास पीछे हटना चाहा, मगर उसे मौका ही नहीं मिला। शिवम का हाथ तलवार की तरह चला। एक ही वार में उसने उस डेमन के सारे हमले और रक्षा तोड़ दिए, उसे 2 हिस्सों में चीर दिया और उसका डेमन स्पिरिट ब्लड अपने हाथ में ले लिया।
अगले ही पल शिवम ने एक और टॉप डेमन को मार गिराया। वह खास तौर पर टॉप लेवल डीमंस को चुन चुन कर मार रहा था। एक वार, एक सांस और एक डेमन खत्म। हम हार मानते हैं, हाँ हम सरेंडर करते हैं। इस समय कई डीमंस चीखने लगे। नियम के अनुसार अगर 80% से ज्यादा डीमंस एक साथ सरेंडर कर दे तो उन्हें मारा नहीं जाएगा। अब लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। शिवम की आर्मर के सामने वे चींटियों जैसे थे। लगातार लड़ने का अर्थ सिर्फ सामूहिक विनाश था। इसलिए सरेंडर करना ही बेहतर था। हाँ सरेंडर, जल्दी सरेंडर करो। बाकी डीमंस भी समझ गए। उन्हें अब डेविल मास्टर की सजा की परवाह नहीं थी, वे बस अपनी जान बचाना चाहते थे। कई डीमंस मुंह खोलकर सरेंडर करना चाहते थे। इसी क्षण शिवम ने पर्पल गोल्ड आर्मर की शक्ति को पूरी तरह विस्फोटित कर दिया। भव्य चमक फैल गई और एक अत्यंत भयानक दबाव चारों ओर फैल गया। इस दायरे में कम से कम 1000 डीमंस थे। शिवम के दबाव में वे लगभग फटने वाले थे। न केवल उनके शरीर हिल नहीं पा रहे थे, बल्कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। बोल नहीं सकते तो सरेंडर कैसे करें? आतंकित डीमंस के चेहरे लाल पड़ गए, लेकिन वे चीख भी नहीं सकते थे। 1000 डीमंस अगर सरेंडर नहीं कर पाए तो भले बाकी डेमन सरेंडर कर ले, नियम के अनुसार हार मान ली नहीं जाएगी। मारो, एक भी डेमन को मत छोड़ो। इनर पक्ष से जोरदार गर्जना गूंजी और वे पूरी ताकत से डेमन पक्ष पर टूट पड़े। खासतौर पर फाइटिंग गॉड रूपाली और फाइटिंग गॉड युआन कॉन्ग आर्मर पहने हुए बिल्कुल अजेय थे। उन्होंने बड़ी संख्या में डीमंस को मार गिराया और ढेर सारा डेमन स्पिरिट ब्लड अपने हाथ में लिया। दूर खड़े लोगों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। ये सभी डीमंस डेमन क्लैन के जीनियस थे, जिनकी क्षमता बेहद ऊंची थी। उनके डेमन स्पिरिट ब्लड की कीमत अविश्वसनीय रूप से ज्यादा थी। आम हालात में इतने डीमंस से सामना होना लगभग असंभव था। शिवम भी खाली नहीं बैठा, वह भी पूरी ताकत कर रहा था। पर्पल गोल्ड आर्मर की दमनकारी शक्ति में फंसे हजारों डेमन जीनियस ऐसे थे जैसे काटने के लिए तैयार भेड़ें। शिवम बेधड़क उनका संहार कर रहा था। हर मौके के साथ ढेरों डेमन जीनियस मारे जाते और उनका डेमन स्पिरिट ब्लड एक शक्तिशाली खिंचाव के साथ शिवम के पास खिंच आता, जिसे वह जेड बॉक्स में जमा कर लेता। शिवम का शरीर चमक रहा था। वह जहां से भी गुजरता कोई डेमन जीवित नहीं बचता। डेविल्स के लिए दया की कोई जरूरत नहीं थी, मारना ही सही रास्ता था। कुछ ही समय में हजारों डेमन जीनियस शिवम के हाथों मारे जा चुके थे। हजारों डेमन स्पिरिट ब्लड अब शिवम के पास थे। बाकी बचे डीमंस को भी फाइटिंग गॉड जे रूपाली और दूसरों ने मार गिराया। लगभग कोई भी बच नहीं पाया। डेमन पक्ष की टॉप कॉम्बैट पावर पहले ही शिवम ने खत्म कर दी थी। उसके बाद ये लड़ाई पूरी तरह एक तरफा हो गई। आरकेजेजे और बाकी आर्मरधारियों के साथ शक्ति का अंतर इतना बड़ा था कि डीमंस के पास भागने का भी मौका नहीं बचा। लगभग सभी डीमंस इस पहली ही लड़ाई में मारे गए। हाहा जीत, हम जीत गए। इनर के लोग जोर जोर से हंसने लगे, बेहद उत्साहित थे। खासतौर पर वे लोग जिन्हें पहले कोगर और उसके साथियों ने लगातार पीछा कर करके मारा था, वे तो खुशी से लगभग पागल हो गए। ये जीत बहुत मुश्किल से मिली थी। पहले वे लगातार हारते रहे थे, भागते रहे थे और उन्हें लगता था कि इस बार उनका अंत तय है। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में वे डीमंस को लगभग पूरी तरह मिटा देंगे। ये जीत बहुत अचानक आई थी, लेकिन रोमी और अन्य मास्टर लेवल अस्तित्व अभी प्रकट नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ डीमंस इस ग्रह पर बिखरे हुए हैं। जब तक हम हर डेमन को ढूंढकर मार नहीं देते, जीत पूरी नहीं मानी जाएगी। रजत ने गंभीर स्वर में कहा। भीड़ शांत हुई और सभी ने सिर हिलाया। यह सही था। जीत की शर्त यही थी, या तो सभी डीमंस मारे जाएं या 80% से ज्यादा सरेंडर करें। स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ डीमंस बचे हुए थे जो इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। ये बचे खुचे डीमंस नहीं जानते थे कि डेमन पक्ष पहले ही हार चुका है, इसलिए 80% सरेंडर की शर्त अभी पूरी नहीं हुई थी। आओ टुकड़ियों में बंटकर डीमंस का शिकार करें। हमें हर कोना छान मारना होगा और हर डेमन को ढूंढकर मारना होगा। ठीक है, यही करते हैं, लोगों ने जोर से कहा। फिर 10-12 लोगों के समूह बनाए गए और वे अलग अलग दिशाओं में डेमन खोजने निकल पड़े। अस्थायी ग्रह के बाहर आकाश में डेमन पक्ष और इनर पक्ष के 12 मास्टर लेवल अस्तित्व ग्रह के दोनों ओर खड़े थे। उनकी आंखें तारों जैसी थीं और वे ग्रह के भीतर हो रही हर चीज को साफ साफ देख सकते थे। बेकार लोग, पूरी तरह बेकार, एक डेमन लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में असहनीय क्रोध भरा था।
बाकी डेमन लॉर्ड्स भी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके शरीर से उठती दानवी आग ने चारों ओर के वॉइड को मरोड़ दिया। उनकी आंखों की लपटें मानो दो सूरज बन चुकी थीं। हाहा, सब लोग देख रहे हैं कि इस बार इनर टेम्पल की ओर से मैं थोड़ा आगे रहा। टियाडी मौसोलियम, उसकी विरासत अब हमारे हाथ में है। एक रोमी जोर से हंसा। रोमी जैसे स्तर पर पहुंचने के बाद भी वह अपनी उत्सुकता और खुशी को छिपा नहीं पाया। टियाडी मौसोलियम के भीतर एक ऐसा भयावह अस्तित्व दफन है जिसकी शक्ति ऐसी है कि यहाँ तक कि डिवाइन लॉर्ड स्तर के लोग भी उसे सीधे देखने का साहस नहीं रखते। ऐसे स्थान जहाँ ऐसे अस्तित्व की विरासत छिपी हो, वहाँ मास्टर लेवल पात्र भी कदम रखते समय कांप जाते हैं। हूंफ, घटिया। 6 डेमन लॉर्ड स्तर के अस्तित्व ठंडी हंसी हंसे। उनके दिलों में बेहद नाराजगी थी। वर्ल्ड टूम के भीतर डेमन क्लैन के भी एक महान शक्तिशाली अस्तित्व की विरासत छिपी हुई थी जिसे वे भी पाना चाहते थे। अफसोस ये था कि पहले ही उन्होंने इनर के मास्टर लेवल अस्तित्वों से जुआ लगाया था और अपने जीवन की उत्पत्ति पर शपथ ली थी। ऐसी शपथ को वे अपनी कल्टिवेशन के कारण तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए इतनी बड़ी विरासत को इनर के लोगों के हाथों जाता हुआ बस देख सकते थे। चाहे वे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। हालांकि प्रतियोगिता पूरी तरह औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन नतीजा साफ था। अब जीत और हार केवल समय की बात रह गई थी। वो लड़का। 6 डेमन लॉर्ड्स और डेमन किंग्स के मन में एक ही चेहरा उभरा, शिवम। इस बार डेमन पक्ष की पूरी हार का कारण केवल शिवम था। अगर शिवम को सबसे उच्च स्तर की पर्पल गोल्ड आर्मर न मिली होती और अगर उसने कोगर को न मारा होता तो डेमन क्लैन कभी हारता नहीं। पूरी युद्ध स्थिति का पलट जाना शिवम की वजह से हुआ था। उन्होंने शिवम की छवि को अपने मन में गहराई से दर्ज कर लिया। भविष्य में वे उसे कभी चैन से जीने नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने मन ही मन तय कर लिया। अस्थायी ग्रह पर शिकार अब भी जारी था। शिवम भी इस शिकार में शामिल था। ये सभी डीमंस जीनियस थे और हर एक डेमन जीनियस मतलब मेरिट पॉइंट्स। मेरिट एक्सचेंज हॉल में अनगिनत खजाने थे और हर खजाने के लिए मेरिट पॉइंट्स चाहिए थे। मेरिट पॉइंट्स जितने ज्यादा उतना ही बेहतर। इनर की पूरी ताकत से की गई तलाशी के सामने कोई भी डेमन छिप नहीं पाया। एक एक करके सभी डीमंस खोजे गए और मार दिए गए। आधा महीना बीत गया। जब आखिरी डेमन जीनियस को भी मार दिया गया, उसी क्षण शिवम ने अपने ऊपर एक अजीब सी शक्ति महसूस की। अगले ही पल उसकी आकृति वहीं से गायब हो गई और वह एक शून्य वॉइड में प्रकट हुआ। ऊपर 12 अत्यंत भयावह आकृतियां खड़ी थीं, वॉइड में तैरती हुई नीचे सबको देख रही थीं। ये 12 आकृतियां इनर और डेमन क्लैन के मास्टर लेवल अस्तित्व थे। शिवम ने चारों ओर नजर डाली और देखा कि उसके आसपास केवल इनर के जीनियस थे। कोई भी डेमन मौजूद नहीं था। स्वाभाविक ही था, सभी डीमंस पहले ही मारे जा चुके थे। हाँ, बहुत अच्छा, इस बार तुम लोगों का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। हम सब ने तुम्हारा प्रदर्शन देखा है। आकाश से एक हंसी गूंजी। कई लोगों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। रोमी स्तर के अस्तित्व द्वारा सराहा जाना अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान था। तुम हार गए हो, तो क्या अब तुम्हारे डीमंस और डेमन क्लैन यहाँ से नहीं हटेंगे? एक और रोमी ने कहा, जिसकी आवाज गड़गड़ाते आसमान जैसी थी। जाओ। डेमन क्लैन के रोमी के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसका शरीर हिला और वह वहीं से गायब हो गया। 6 डेमन लॉर्ड्स भी एक एक करके विलीन हो गए। थोड़ी ही देर में डेमन सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो, खासकर तुम्हारा नाम शुभम है ना? आकाश से फिर एक आवाज आई। शिवम को लगा जैसे 2 सूरज उसकी ओर देख रहे हों। ये रोमी की दृष्टि थी। सच कहें तो रोमी स्तर के अस्तित्व का सामना करते समय शिवम थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार वो एक इंस्क्रिप्शन बॉडी था। ये कहना झूठ होगा कि उसके मन में कोई डर नहीं था। हाँ मास्टर रोमी, शिवम ने अपने मन को शांत किया और मुट्ठियां जोड़कर उत्तर दिया। बहुत अच्छा, तुमने इस बार असाधारण प्रदर्शन किया। इसके लिए पुरस्कार होंगे। ड्रीम सिटी लौटने के बाद इनर तुम्हें उचित इनाम देगा। एक रोमी ने कहा। बाकी लोग बेहद ईर्ष्या से भर गए। रोमी द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा मिलना यह असाधारण सम्मान था। धन्यवाद मास्टर रोमी, शिवम ने फिर से झुककर धन्यवाद दिया। और तुम सब भी, तुम्हारा योगदान भी हमने देखा है। जिनका योगदान रहा है उन्हें पुरस्कार जरूर मिलेगा। बाद में तुम सबको इनाम दिया जाएगा। रोमी की आवाज फिर गूंजी। इतना कहते ही उसने हाथ बढ़ाया।
तुरंत शिवम ने महसूस किया कि उसके शरीर पर मौजूद पर्पल गोल्ड आर्मर उसका नियंत्रण छोड़ चुकी है। वह अपने आप उड़कर रोमी के हाथों में चली गई। सिर्फ वही नहीं, फाइटिंग गॉड जे रूपाली और फाइटिंग गॉड युआन कॉन्ग की आर्मर्स भी उसी तरह ले ली गईं। ये आर्मर्स अभी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हैं, मैं इन्हें पहले अपने पास रखता हूँ। अच्छा, अब तुम सब जा सकते हो। आर्मर समेटने के बाद रोमी ने हाथ हिलाया। शिवम मन ही मन थोड़ा खिन्न हुआ। इनाम की बात की गई थी, लेकिन आखिर में आर्मर भी वापस ले ली गई। उसे लगा शायद इनाम का असली रूप कुछ और होगा। इसी बीच शिवम को राहत भी मिली। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले ही सावधानी बरतते हुए आर्मर से इंस्क्रिप्शन पावर का कोई भी निशान मिटा दिया था, वरना रोमी के सामने ये राज छिपा पाना असंभव होता। हाँ मास्टर रोमी, सब ने एक साथ जवाब दिया और फिर वहां से निकल पड़े। वे सब नैंशन सिटी लौट आए। शिवम और बाकी लोग अभी कुछ साल और वहां रुकने वाले थे। कुल मिलाकर उन्हें 100 साल पूरे होने थे, तभी वे ड्रीम सिटी लौट सकते थे। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने कोई विशेष अभियान नहीं किया। वे शांति से नैंशन सिटी में कल्टिवेशन करते रहे। इसी दौरान शिवम की प्रगति बेहद तेज रही। कुछ ही समय में उसने अपनी कल्टिवेशन को पूरी तरह स्थिर कर लिया। कुछ ही वर्षों में 100 साल पूरे हो गए, मिशन समाप्त हुआ और कुछ डार्क एनजी के नेतृत्व में वे ड्रीम सिटी लौट आए। फिर वे ड्रीम सिटी के बाहर स्थित रॉकी कैंप पहुंचे। अपने निवास स्थान पर शिवम, रूपाली और कोको ने बैठकर डेमन स्पिरिट ब्लड का बंटवारा करना शुरू किया। तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, मुझे भी भाग लेने को मिलना चाहिए था। तुमने तो ढेर सारे डेमन जीनियस मारे होंगे। कोको ने ईर्ष्या से शिवम और रूपाली को देखा। वो उम्र की वजह से हिस्सा नहीं ले सका था और अब उसे इसका पूरा अफसोस हो रहा था। चाहो तो मैं तुम्हें भी थोड़ा बांट दूं, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? कोको की आंखें चमक उठीं। नकली? शिवम हंस पड़ा। कट, मुझे पहले से पता था, कोको बोला। हाँ ठीक है, डेमन एम्परर स्तर की डेमन स्पिरिट ब्लड की 2 बूंदें तुम्हें दे देते हैं। रूपाली, तुम्हें कोई आपत्ति? शिवम ने कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, रूपाली ने सिर हिलाया। इस बार उसने भी बहुत सारे डेमन जीनियस मारे थे और अच्छी खासी कमाई की थी। इसके अलावा पहले 90 सालों में जब वे डीमंस का शिकार कर रहे थे, तब भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। कई बार तो कोको की फॉर्मेशंस की बदौलत ही बड़ी हार्वेस्ट मिली थी। पहले 90 सालों में उन्होंने कुल मिलाकर डेमन एम्परर रेल्म की डेमन स्पिरिट ब्लड की 2 बूंदें प्राप्त की थीं। एक बूंद तब मिली थी जब उन्होंने एक ऐसे डेमन एम्परर को मारा था जो पहले ही बुद्धा क्लैन के एक मास्टर द्वारा गंभीर रूप से घायल किया जा चुका था। दूसरी बूंद तब हाथ लगी थी जब डेमन सेना के घेराव के दौरान कोको ने अफरातफरी में उसे हासिल कर लिया था। ये स्टोरी 7 घंटे की टोटल, डेली 1 घंटे का एपिसोड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट स्टोरी डाली जाएगी और प्रीमियम वाइज है, डेली का 1 घंटे का एपिसोड आएगा। 3-4 दिन से एपिसोड नहीं आ रहे थे इसके, अब स्टार्ट कर दें दोबारा से। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं आ पा रहा था एपिसोड। और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी नए चैनल भी बनाऊंगा मैं, बहुत जल्दी बना दूंगा। और इसी वीक में सारे एपिसोड में देता रहूँगा अल्टरनेट करके। एक नए एपिसोड आपको डेली मिल जाएगा किसी न किसी सीरीज़ का। और आज सारे सीरीज़ के अपलोड कर दूंगा मैं एपिसोड। और बाकी मैं 3-4 दिन से था नहीं, इस वजह से नहीं आ पा रहा था एपिसोड। अब आएंगे डेली पहले की तरह, और आज सारे सीरीज़ के एपिसोड अपलोडिंग हो जाएगी।